नमस्कार दोस्तों, नोएल वाणी में आपका स्वागत है। आज हम शैडो स्लेव की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चैप्टर 441। सनी लगभग उस दैवीय आग के बीच बची उस छोटी सी जगह की ओर गिरने ही वाला था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक छोटी सी गलती भी उसे अपनी मंजिल से कई किलोमीटर दूर ले जा सकती थी। एक ऐसी गलती जो उसने अनजाने में कर भी दी थी, क्योंकि इस अनंत खालीपन में रास्ता खोजने के लिए कोई क्लास नहीं होती, खासकर तब जब आपके पास अपनी दो आंखों के सिवाय कोई औजार न हो। धत तेरे की, उसके ठीक नीचे तेजी से पास आता हुआ विनाशकारी रोशनी, गर्मी और आग का एक समंदर था। वो आग के गोले अपने आप में काफी छोटे थे, शायद 10-12 मीटर चौड़े, और उस खाली जगह में एक दूसरे से काफी दूर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। हर गोला ऐसा लग रहा था जैसे सफेद लपटों की एक गुस्से से भरी गेंद नाच रही हो, लेकिन उनके बीच की जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। वो जगह ऐसी जला देने वाली गर्मी से भरी थी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं जो सनी के पास मौजूद हो। जैसे ही खजाने वाले संदूक की मजबूत लकड़ी ने धीरे धीरे आग पकड़ना शुरू किया, वो हिचकिचाया और फिर उसने उस आग के समंदर में दूर दिख रही अंधेरी दरार की तरफ देखा। चाहे गलती से हो या जानबूझकर, उन नकली तारों के बीच एक जगह ऐसी थी जहां कोई आग नहीं थी। उन आग के गोलों के बीच एक लगभग गोलाकार रास्ता बना हुआ था जो सुरक्षित निकलने का वादा कर रहा था। लेकिन वो वहां तक पहुंचेगा कैसे? अगर सनी अभी उस गिरते हुए संदूक से कूद जाता तो शायद वो उस दरार तक तैरते हुए जा सकता था। दूरी बिल्कुल सही थी। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि दैवीय आग की उस भयानक गर्मी से उसका डार्क विंग तुरंत राख में बदल जाएगा। और तो और, अगर वो ज्यादा देर तक अपने शरीर के रूप में रहा तो शायद वो खुद भी मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड के अंदर पूरी तरह पक जाएगा। अपने दिमाग में एक आह भरते हुए सनी ने परछाइयों की सुकून देने वाली पनाह छोड़ दी। सुलगते हुए संदूक के ढक्कन पर काले रंग का कवच पहने एक घुटने के बल बैठी हुई आकृति दिखाई दी। स्टालवार्ट एन्चैंटमेंट की सुरक्षा के बावजूद जिस हवा में वो सांस ले रहा था वो बहुत पतली और जला देने वाली गर्म थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस में आग अंदर ले रहा हो। इसके अलावा मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड गर्मी को रोकने का अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर भी सनी महसूस कर सकता था कि ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। खड़े होकर उसने अपना काला धनुष उठाया, उसकी डोरी पर एक तीर चढ़ाया और अपने दांत भींच लिए। फिर अपने कंधे और पीठ की मांसपेशियों में एसेंस की एक पतली धारा भेजते हुए उसने अपने शरीर पर जोर डाला और उस शक्तिशाली धनुष को खींचा। ऐसा लगा जैसे वो कोई पहाड़ उठा रहा हो। आखिर सेंट इसे इतनी आसानी से कैसे कर लेती है? अपनी मांसपेशियों को कांपते हुए महसूस करते हुए सनी ने उस दरार की ओर निशाना साधा और एक सेकंड के लिए हिचकिचाया। इसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। वापस जाने के लिए ही क्या, बेवकूफ? क्या तुम उस मनहूस संदूक से तंग नहीं आ चुके हो? अपना हाथ ढीला करते हुए उसने डोरी छोड़ दी। वो काला तीर जबरदस्त रफ्तार के साथ अंधेरे में छूट गया और तुरंत एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक उठा। ये अजीब था। वो खाली जगह अब रोशनी से भरी थी, लेकिन उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। इसलिए नीचे वाला आसमान अभी भी काला और खाली दिख रहा था। रोशनी तभी दिखाई देती थी जब कोई चीज उस खालीपन में दाखिल होती थी। सनी ने संदूक को हिलते हुए महसूस किया और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। कुछ ही पलों बाद तीर के पीछे लगे पंख अचानक आग की लपटों में घिर गए और जल गए। हालांकि इससे उसकी उड़ान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। तीर ने अंधेरे को चीर दिया और दूर एक चिंगारी बन गया, जिसने कुछ ही सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन फिर वो काफी धीमा हो गया और उसकी लकड़ी की डंडी सुलगने लगी। अब आगे बढ़ने का समय था। जैसे ही सनी ने अपने पैरों के कवच पर आग की लपटें महसूस की, उसने अपनी सांस रोकी और शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया। जो तीर उसने दरार की दिशा में भेजा था वो उसकी एक परछाई में लिपटा हुआ था।
जैसे ही वो परछाई उस जलते हुए तीर से अलग हुई, सनी उसमें से ऐसे बाहर निकला जैसे उसे किसी विशाल गुलेल से लॉन्च किया गया हो। जैसे ही वो परछाई से बाहर निकला, वो तुरंत उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई और फिर तरकश की ओर सरक गई। शिट! सनी ने खुद को अंधेरे में उड़ते हुए पाया, जहां उसे उस जला देने वाली चमक से बचाने या सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड अचानक उस रोशनी की बाढ़ में चमक उठा और तुरंत काफी ज्यादा गर्म हो गया। ये अभी उसकी त्वचा को जला नहीं रहा था, लेकिन उसे शक था कि ऐसा होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। खासकर इसलिए क्योंकि उसकी गति केवल आगे की तरफ ही नहीं थी, बल्कि नीचे की तरफ भी थी, और हर पल वह और तेज होती जा रही थी। वो अभी भी आग के समंदर की ओर गिर रहा था और भयानक गति से उसके करीब आ रहा था। वो जितना करीब जाता, गर्मी उतनी ही विनाशकारी होती जाती। हवा में खुद को सीधा करने के लिए मुड़ते हुए सनी ने एक और तीर चढ़ाया और धनुष को फिर से खींचा। इस बार यह काफी कठिन था, क्योंकि उसके पास खड़े होने के लिए कुछ भी नहीं था और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों और कंधों की ताकत पर निर्भर रहना था। धनुष खींचने में उसे जो कुछ सेकंड लगे थे, बस उतनी ही देर में गर्मी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। एक और तीर अंधेरे में उड़ गया और कई सेकंड बाद उसने फिर से शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया और उस दरार के लगभग 2 किलोमीटर करीब दिखाई दिया। हालांकि वो अभी भी काफी दूर थी। लानत है! सनी उस विनाशकारी अंधेरे में उड़ता रहा और एक और तीर चढ़ाने के लिए संघर्ष करता रहा। मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड की चमकदार काली सतह अब चमकने लगी थी और धीरे धीरे दहकने लगी थी। वो अभी भी अंदर ठीक था। अभी के लिए बस थोड़ी गर्मी लग रही थी। एक और तीर अंधेरे में गायब हो गया और सनी फिर से परछाइयों के जरिए कूद गया। इस बार उस छलांग ने उसके बचे हुए शैडो एसेंस का लगभग पूरा हिस्सा खत्म कर दिया। जो थोड़ा बहुत बचा था, वो चौथी बार इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए काफी नहीं होता। हालांकि शायद, बस शायद, उसे ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े। लगातार 3 बार शैडो स्टेप का इस्तेमाल करने के बाद और हर छलांग के साथ अपनी गिरने की गति को आगे बढ़ने की गति में बदलने के बाद सनी अब उस खाली जगह में तिरछा गिर रहा था, जो देखने में उस दरार के बिल्कुल किनारे की तरफ लग रहा था। मैं पहुंच जाऊंगा। क्या मैं पहुंच पाऊंगा? अगर वो पहुंच भी गया तो भी ये बहुत ही मुश्किल होने वाला था। धनुष की डोरी ने अचानक आग पकड़ ली और एक तेज आवाज के साथ टूट गई। धनुष और तरकश को गायब करते हुए सनी ने अपनी दोनों परछाइयों को मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड को मजबूत करने के लिए भेजा और अपने हाथ और पैर दोनों तरफ फैला दिए। वो हवा के दबाव का अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा था। डार्कविंग का इतनी बार इस्तेमाल करने की वजह से वो हर तरह से गिरने और ग्लाइड करने में माहिर था, इसलिए ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। हाँ, उसने ऐसा कभी भारी कवच पहनकर नहीं किया था। जिसकी बात करे तो सनी हिचकिचाया। फिर उसने अपने बचे हुए एसेंस का कुछ हिस्सा मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड में डाला, ताकि फेदर ऑफ ट्रुथ एन्चेंटमेंट को सक्रिय कर सके और कवच को जितना हो सके उतना हल्का बना सके। फिर वो बस उस बढ़ती हुई गर्मी को बर्दाश्त कर सकता था और इंतजार करते हुए देख सकता था कि आग का वो विनाशकारी समंदर और सुरक्षा देने वाला वो अंधेरा घेरा दोनों ही भयानक गति से उसके पास आ रहे थे। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर थी कि इन दोनों में से कौन उसे पहले निकलेगा। चैप्टर 442। एक चमकदार रोशनी के घेरे में लिपटा हुआ सनी अंधेरे में नीचे गिरता चला गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी और भारी हो गई थी, और उसके नीचे मौजूद सफेद आग के उस विशाल समंदर की चुभने वाली चमक से उसकी आंखें लगभग अंधी हो चुकी थी। इस डर से कि उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब न हो जाएं, उसने उन्हें बंद कर लिया, जिससे थोड़ी मदद मिली। गर्म, ये बहुत गर्म है। वो दैवीय आग के बचे हुए हिस्सों के करीब और करीब आता जा रहा था, और जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड का पत्थर जैसा धातु और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। जल्द ही उसकी बाहरी परत एकदम लाल हो गई, फिर वो पिघलने लगी। धत! सनी ने अपने बचे हुए एसेंस का और हिस्सा सोल सरपेंट की कुंडलियों के जरिए भेजा और अंडरवर्ल्ड कवच के लिविंग स्टोन एन्चेंटमेंट को सक्रिय कर दिया।
जैसे ही वो काला पत्थर पिघला और चटका, जिससे उसे भयानक दर्द हुआ, वो कवच अपने आप ठीक होने लगा। इससे पहले कि कोई भी चीज उस दहकते हुए पत्थर की सतह को पूरी तरह से तोड़ पाती, नुकसान की भरपाई हो गई। अभी के लिए वो जादुई कवच अपनी टूटने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से खुद को ठीक कर पा रहा था। शायद काफी हद तक इसलिए क्योंकि उसकी दोनों परछाइयां उसे ताकत दे रही थी। हालांकि सनी के सामने एक और समस्या आ गई। सांस लेना मुश्किल और भी मुश्किल होता जा रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि हवा झुलसा देने वाली और गर्म थी, बल्कि इसलिए कि वहां हवा बची ही नहीं थी। आखिरकार आग ऑक्सीजन को खा जाती है। खैर, सनी के लिए बिना सांस के रहना कोई नई बात नहीं थी। और तो और ब्लड वीव की बदौलत वो ज्यादातर अवेकन लोगों की तुलना में बिना सांस लिए ज्यादा देर तक रह सकता था। और उसे शक था कि उसे बहुत जल्द ऐसा ही करना पड़ेगा। उम्मीद थी कि वो उसके तुरंत बाद उस दरार तक पहुंच पाएगा। और दरार की बात करे तो उसने सावधानी से अपनी आंखें थोड़ी खोली और नीचे उस अंधी कर देने वाली आग में झांका, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कि वो वहां पहुंच पाएगा या नहीं। अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से आग के उस मैदान को पार कर लेगा और अंधेरे खालीपन में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। सनी को इस बात का ध्यान रखना था कि उसकी आगे बढ़ने की गति लगातार कमजोर हो रही थी, जिसका मतलब था कि जैसे जैसे वह उस जलती हुई खाई में गिरेगा, उसका रास्ता सीधा नीचे की तरफ होता जाएगा। यह बताना बहुत मुश्किल था कि वो सफल होगा या नहीं। अपने दांत पीसते हुए उसने अपना वजन बदला और एक हाथ नीचे करके क्रूल साइड की मूठ को पकड़ लिया। फिर उसने उस चांदी की तलवार को अपनी छाती तक उठाया, अपने टेढ़े मेढ़े प्रतिबिंब पर एक सरसरी नजर डाली और उस उदास तलवार के लाइट ईटर एन्चैंटमेंट को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही वो आईने जैसी तलवार उन नकली तारों की बेरहम रोशनी को सोखने लगी और सफेद होकर दहकने लगी। हालांकि सनी ने पाया कि वो अब देख पा रहा था। उसे थोड़ी ठंडक भी महसूस हुई, हालांकि ये शायद सिर्फ उसकी गलतफहमी हो सकती थी। रोशनी को खा जाने के बाद बचे हुए अंधेरे के एक अजीब से बुलबुले से घिरा हुआ सनी उन विनाशकारी तारों की ओर तेजी से गिरा। बस थोड़ा सा, मैं लगभग पहुंच गया हूं। तब तक दैवीय आग की लपटें इतनी करीब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकता है। सनी ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वो अपने फेफड़ों में जरा सी भी हवा नहीं खींच सका। वो दरार बहुत करीब थी, लेकिन अंत में वो बस थोड़ी सी दूर रह गई। सनी आग के मैदान के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया था। उसे बस आग के गोलों के एक आखिरी झुंड को पार करना था। हालांकि उसका गिरना उसे सीधे आग के आगोश में ले गया। अगर उसके फेफड़ों में कोई हवा होती तो सनी चीख पड़ता। भयानक गति से चलते हुए वो उन उबलते हुए गोलों में से एक के ठीक बीच से गुजरा और दूसरी तरफ से निकला, सफेद लपटों में लिपटा हुआ। एक भयानक दर्द ने उसके पूरे वजूद को घेर लिया। लेकिन ये शारीरिक दर्द नहीं था। ये उसी तरह का दर्द था जो उसने ब्रोकन ओथ का इस्तेमाल करते समय महसूस किया था, बस उससे 100 गुना ज्यादा। परछाइयां, मेरी परछाइयां। उसकी परछाइयां मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड के चारों ओर लिपटी हुई थी और इसलिए वे उस दैवीय आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कवच ने खुद आग पकड़ ली थी और अब तेजी से बिखर रहा था। आग भी फैल रही थी, उसे पूरी तरह से घेरने की धमकी दे रही थी। दर्द से आधा अंधा होकर सनी ने वही किया जो अब उसे बचा सकता था। उसने उस काले कवच को गायब कर दिया। मेंटर ऑफ द अंडरवर्ल्ड अनगिनत अंधेरे की चिंगारियों में बदल गया, जो फिर गायब हो गई, जिससे आग बुझ गई। नंगा और दर्द से करहाता हुआ सनी अंधेरे में गिर गया और उसने देखा कि क्रूल साइड चटक गई है। उसकी तलवार की चांदी फीकी और खराब हो गई थी। एक सहज बुद्धि का पालन करते हुए उसने डार्क मिरर एन्चैंटमेंट को सक्रिय किया और फिर उस मेमोरी को भी गायब कर दिया। अंत में उसने अपनी घायल परछाइयों को अपने चारों ओर लपेटा और जो थोड़ा बहुत शैडो एसेंस बचा था उसे अपने पूरे शरीर में घुमाया और खुद को और अधिक लचीला बनाने के लिए इसे पूरा खर्च कर दिया। और फिर उसने अपनी फफोले पड़ी त्वचा पर ठंडी हवा का स्पर्श महसूस किया। सनी ने उस भयानक दर्द से संघर्ष किया
और अपनी आंखें खोली। उसके पीछे बेरहम रोशनी की एक दीवार थी, लेकिन उसके सामने अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। वो दरार तक पहुंच गया था। दर्द हो रहा है, सब कुछ दर्द कर रहा है। धत, ये बहुत गलत है। सनी उस दरार में और गहरा उड़ता गया, अपने और दैवीय आग की लपटों के बीच और दूरी बनाता गया। बेशक वे अभी भी इतना करीब थी कि वो आराम महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम वो फिर से सांस ले सकता था और जिंदा नहीं पकाया जा रहा था। खैर, कम से कम बहुत तेजी से नहीं। दैवीय आग से बुरी तरह घायल होने से पहले सनी ने उम्मीद की थी कि किसी तरह चमत्कारिक रूप से वो इस आग से सुरक्षित होगा। आखिरकार वो तकनीकी रूप से एक सूर्य देवता के वंशज की परछाई था। वो अपने मालिक के इलाके की शक्ति से सुरक्षित क्यों नहीं होगा? खैर, ठीक से कहें तो उसके मालिक के पूर्वज के इलाके से। इसके अलावा वो सिर्फ कोई परछाई नहीं था, बल्कि खुद शैडो गॉड द्वारा छोड़ी गई एक दैवीय परछाई था। रोशनी और परछाई एक ही सिक्के के दो पहलू थे, है ना? लेकिन जैसा कि पता चला, दैवीय आग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल सनी उस दरार से नीचे गिर रहा था। वो उसके केंद्र तक पहुंच गया था और सीधे नीचे गोता लगा रहा था। उम्मीद कर रहा था कि वो आसपास के तारों से जितना हो सके उतना दूर रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आग के उस मैदान के बीचों बीच खाली अंधेरे की एक सुरंग फटी हुई थी और वो उसमें नीचे जा रहा था। नीचे, नीचे और नीचे। ऐसी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल था जहां वो लगातार नीचे नहीं गिर रहा हो। अब जब उसके पास उस ज्वाला से बचाने के लिए मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड नहीं था, तो सनी बहुत तकलीफ में था। दरार हो या न हो, हवा अभी भी असहनीय गर्मी से भरी हुई थी। उसकी त्वचा लाल हो गई थी और उस पर जगह जगह फफोले पड़ गए थे। उसका कुछ हिस्सा दैवीय आग के साथ उस दुर्भाग्यपूर्ण टकराव की वजह से और जलते हुए मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड को जल्दी गायब न करने की वजह से बुरी तरह जल गया था। हालांकि ये जानलेवा नहीं था, अभी तक तो नहीं। कम ऑन, खत्म हो जा यार। लेकिन आग का वो मैदान कभी खत्म होने के संकेत नहीं दिखा रहा था, जब तक कि वो हो नहीं गया। थोड़ी देर बाद, जब सनी लगातार गर्मी से बेहोश होने की कगार पर था, उसने देखा कि उसके चारों ओर जलते हुए तारों का बिखराव थोड़ा कम हो गया, और फिर और भी कम, और फिर अचानक और बिना किसी चेतावनी के वो दैवीय आग के उस मैदान से बाहर गिर गया और खुद को एक बार फिर से केवल उस सुखद खालीपन से घिरा हुआ पाया। वो चमकदार नरक अब उसके ऊपर था, जो हर सेकंड दूर होता जा रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आग लगी हो। और उसके नीचे, सनी ने नीचे देखा और सिहर गया। क्या? कैसे? सदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चैप्टर 443। वहां उस खाली अंधेरे में, ऊपर जलते हुए आग के समंदर की तेज रोशनी से छिपा हुआ कुछ और भी गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। सनी ने उस दूर दिखती काली परछाई को देखा और सिहर उठा। ये क्या बला है? ये यहां क्या कर रही है? उसके बहुत नीचे गहरे काले पत्थर से बना एक छोटा सा द्वीप उस अनंत खालीपन में तैर रहा था, जिसके चारों ओर टूटे हुए ऑब्सिडियन पत्थर के टुकड़े बह रहे थे। उसके ठीक बीच में एक ऊंची और शानदार पगोड़ा यानी एक मीनार खड़ी थी, जो एक बेदाग काली सामग्री से बनी थी, जो न तो लकड़ी थी और न ही पत्थर। उसकी बिना चमक वाली दीवारें उन पर पड़ने वाली किसी भी रोशनी को निगलती हुई लग रही थी। ये आइवरी टॉवर की बिल्कुल हूबहू नकल थी, लेकिन साथ ही उसकी बिल्कुल उल्टी भी। दोनों मीनारें एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि एक पल के लिए सनी को लगा कि वो किसी तरह वापस ऊपर वाले आसमान में पहुंच गया है। लेकिन नहीं, जिस द्वीप पर ऑब्सिडियन टॉवर खड़ा था वो अलग था। ये उस द्वीप से बड़ा था जिसे चेंड आइल्स का हर अवेकंड आसमान में देखने का आदी था, और इसके पत्थर के ढलानों से कोई टूटी हुई जंजीरें नहीं लटक रही थी। इसकी वीरान सतह पर रहस्यमयी संरचनाओं के अवशेष देखे जा सकते थे, जो समय बीतने के साथ खंडहर बन चुके थे। इसके किनारों से कई ऑब्सिडियन खंभे क्षितिज की ओर निकले हुए थे, जो उस खालीपन में अजीबोगरीब घाटों की तरह फैल रहे थे। काफी ऊपर होने की वजह से सनी द्वीप को बहुत विस्तार से नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो बहुत तेजी से उसके करीब आ रहा था।
शिट। बहुत ज्यादा तेजी से सनी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने तुरंत डार्क विंग को बुलाने की इच्छा को दबा दिया। दैवीय आग अभी भी बहुत करीब थी और उसकी गर्मी उस नाजुक मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसे थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी भी समय था, भले ही वो बहुत जल्द खत्म होने वाला था। सनी गिरता रहा, इंतजार करता रहा। हर मिनट के साथ उन जलते हुए तारों की गर्मी थोड़ी कम होती गई और हर मिनट के साथ वो काला द्वीप करीब और करीब आता गया। आखिरकार, ये जानते हुए कि अब और समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, सनी ने डार्क विंग को बुलाया और उसे अपने गिरने को ग्लाइड में बदलने का आदेश दिया। वो ड्रैगन फ्लाई जैसा लबादा उसकी पीठ के पीछे एक धुंधला सा बन गया, लेकिन उसने धुएं की पतली लकीरें भी छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल आग पकड़ लेगा। लानत है, डार्क विंग के जादू के सहारे सनी के नीचे गिरने की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि उसे एक ही पल में खत्म नहीं किया जा सकता था। ये तेजी से कम हो रही थी, लेकिन क्या ये इतनी तेजी से कम हो रही थी कि वो उस रहस्यमयी द्वीप की सतह पर टकराकर चकनाचूर न हो जाए? और क्या वो पारदर्शी लबादा भी इतने लंबे समय तक टिक पाएगा? जैसे जैसे ओब्सिडियन टॉवर पास आ रहा था, सनी ने उसे कोसते हुए और कांपते हुए देखा। अब जो होगा देखा जाएगा। धत, अंत में वो फिर भी इतनी गति के साथ जमीन पर उतरा कि टक्कर से उसके पैरों की सारी हड्डियां टूट सकती थी। हालांकि आखिरी पल में सनी एक परछाई में बदल गया और इसके बजाय द्वीप को घेरे हुए गहरे अंधेरे में गोता लगा गया। परछाइयों में सुरक्षित रूप से लिपटे हुए उसने खुद को उनमें डुबो दिया और आखिरकार अपने दिमाग को आराम करने दिया। सुरक्षित, मैं सुरक्षित हूं। वो आखिरकार सुरक्षित था, कम से कम कुछ सेकंड के लिए। सनी भयानक दर्द में था। उसका शैरो एसेंस भी खत्म हो रहा था। इसके अलावा उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस रहस्यमयी द्वीप पर उसका क्या भयानक खतरा इंतजार कर रहा था, जो हजारों सालों से नीचे वाले आसमान की सबसे गहरी जगहों में छिपा हुआ था। नहीं, ये कि ओब्सिडियन टॉवर के अंदर कौन से जानलेवा राज उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी के लिए उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि वो अब गिर नहीं रहा था। सुकून, ये तो जन्नत है। परछाइयों की अंधेरी गोद में तैरते हुए सनी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि लगभग एक महीने में पहली बार वह स्थिर था। आखिरकार उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन थी, रूपक के तौर पर, बिल्कुल। खैर, यह बहुत ही प्यारा एहसास था। सनी ने खुद को आराम करने दिया और थोड़ी देर के लिए सुस्ताया, सुरक्षित रूप से गहरी काली परछाइयों में छिपा रहा। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी और अपना ध्यान बाहरी दुनिया की ओर लगाने के लिए खुद को मजबूर किया। उस गहरे अंधेरे की सतह के करीब जाते हुए जिसने उसे गले लगा रखा था, सनी ने सावधानी से बाहर देखा। हाँ, अजीब बात थी। उसका स्वागत पूर्ण और सन्नाटे ने किया। द्वीप पर कोई नाइटमेयर क्रिएचर नहीं थे, कोई रसातल के राक्षस नहीं थे, उसे पूरा निगलने के लिए कोई भयानक जीव नहीं थे। यहां तक कि एक भी अपवित्र टाइटन पास में नहीं सो रहा था जो जरा सी भी हलचल पर जागने को तैयार हो। द्वीप लग रहा था खाली, जो बहुत ही किस्मत की बात थी, ये देखते हुए कि सनी का शैडो एसेंस बहुत कम हो रहा था और उसे जल्द ही अपने भौतिक रूप में आना होगा। वो कुछ पलों के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपने साजो सामान और खुद का जायजा लिया। उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो खुद को ठीक न कर सके। समय के साथ उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसे देखते हुए काफी अच्छी हालत में था। यहां तक कि उसके सारे अंग भी सुरक्षित थे। मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड और क्रूल साइट, साथ ही डार्कविंग और सेंट का धनुष, सब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। गनीमत थी कि इनमें से कोई भी मेमोरी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। हालांकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने में काफी समय लगने वाला था। दिन, शायद हफ्ते भी। अच्छी बात यह थी कि सेंट खुद उन घावों से उबर चुकी थी जो उसे बहुत पहले शिपवरेक आइलैंड पर मिले थे। सनी वास्तव में नीचे वाले आसमान की अपनी यात्रा के दौरान उसे किसी भी समय बुला सकता था, लेकिन ऐसा करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। इसके अलावा खजाने वाला संदूक उन दोनों को जगह नहीं दे पाता, खासकर ये देखते हुए
कि उस जीवित मूर्ति का वजन कितना था। क्रूल साइड के डार्क मिरर एन्चैंटमेंट में अब सनी के चुनने के लिए 2 तत्व मौजूद थे। उसके रून्स दिखा रहे थे, करंट चार्ज डिवाइन फ्लेम, लेटेंट चार्जेज सोल दैवीय आग। हाँ, खैर, अगर उस मनहूस चीज से जलने का कोई एक फायदा था तो वो ये था कि अब वो दूसरों को भी वैसा ही दर्द दे सकेगा। तो अंत में ये पूरी तरह से वसूल था, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है हमें देखना होगा। और अंत में सनी को अब पूरा यकीन हो गया था कि किस्मत के सुनहरे धागे के दूसरे छोर पर जो चीज थी वो ऑब्सिडियन टॉवर ही था। उसका अंतर्ज्ञान शांत और खामोश था। इससे उसे पता चला कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। कहीं अंदर एक ऐसी चीज इंतजार कर रही थी जो उसकी किस्मत से गहराई से जुड़ी थी। काली पगोड़ा की शानदार रूपरेखा को देखते हुए सनी ने आह भरी और परछाइयों की सुरक्षा छोड़कर उनसे बाहर निकला और उस द्वीप की सतह पर कदम रखा जहां हजारों सालों में किसी और इंसान ने कदम नहीं रखा था, अगर कभी रखा भी हो। चैप्टर 444। सनी उस काले द्वीप की चट्टानी सतह पर नंगा खड़ा था। उसने मुंह बनाया और अपने शरीर को देखा, जो जले हुए निशानों का एक नक्शा बन गया था, कुछ दूसरों से ज्यादा गंभीर थे। फिर उसने पपेटियस श्राउड को बुलाया। वो नहीं चाहता था कि वो मुलायम कपड़ा उसके सबसे बुरे घावों को छुए, इसलिए उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया जैसे वो नीचे वाले आसमान की यात्रा के आखिरी चरणों के दौरान था, जिसमें चमड़े के हिस्से गायब थे और ऊपरी कपड़ा खुला हुआ और उसकी कमर के चारों ओर बंधा हुआ था। इस बार उसका शरीर परछाइयों में लिपटा हुआ था और काला दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसी ऑब्सिडियन से काटा गया हो जिससे वो काला द्वीप बना था। सोल सरपेंट की कुंडलियां चमकती हुई लग रही थी, जैसे ही उनमें एसेंस बह रहा था। एक पल बाद सेंट उसके पीछे से बाहर निकली और आगे बढ़ी। चलते हुए उसने मिडनाइट शार्ड को बुला लिया, ये जानते हुए कि उसकी आत्मा कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। सनी ने ब्रोकन ओथ को थोड़ी देर के लिए लॉक रखने का फैसला किया, ताकि वो परछाई अब उस विनाशकारी आभा से घिरी न रहे। वो खुद भी लड़ने की हालत में नहीं था, कम से कम बहुत प्रभावी ढंग से तो नहीं, और इसीलिए वो साधारण ताची वर्तमान में उस खामोश दानव के हाथों में थी। अगर नौबत आई तो सनी या तो मूनलाइट शार्ड का इस्तेमाल करेगा या सोल सरपेंट को ओडाची का रूप लेने का आदेश देगा। एक भारी आह के साथ उसने एंडलेस स्प्रिंग को बुलाया और लालच से उसका ठंडा पानी पिया। फिर आगे झुककर कुछ अपने सिर पर डाल लिया। उसके बाद उसे आखिरकार एक बार फिर इंसान जैसा महसूस हुआ। कुल मिलाकर चीजें उतनी बुरी नहीं थी। वो जिंदा था और सही सलामत था। न उसे प्यास लग रही थी और न ही भूख। यहां काले द्वीप पर हवा सुखद रूप से गर्म थी। ऊपर खाली आसमान में चमकीले तारे जल रहे थे, जो एक खूबसूरत नजारा बना रहे थे। उनके ठीक सामने ऑब्सिडियन टॉवर की सुंदर आकृति जमीन से एक काली दरार की तरह उठ रही थी। ये सनी की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकला, लेकिन क्रिम्सन स्पायर के पैमाने के आसपास भी नहीं था। वो शापित चीज इतनी विशाल लग रही थी कि उसका अस्तित्व ही असंभव लगता था, जबकि प्राचीन पगोड़ा कमोबेश इंसानों के लिए बनाए जाने लायक था। खैर, शायद बहुत लंबे इंसानों के लिए या छोटे दिग्गजों के लिए। जैसे ही सनी ने ऑब्सिडियन टॉवर का अध्ययन किया, सेंट ने अपना सिर झुकाया और काली पगोड़ा को भी देखा। उसकी माणिक जैसी आंखें कुछ अजीब भावना को दर्शा रही थी। क्या वह पहचान थी? उसकी परछाई चैंड आइल्स के नीचे रसातल की गहराइयों में छिपे एक टॉवर को क्यों पहचानेगी? अजीब है। सनी ने भौहें सिकोड़ी, फिर एंडलेस स्प्रिंग को वापस भेज दिया। वो कुछ पलों के लिए स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे उस ऊंची पगोड़ा की ओर बढ़ा। सेंट उसके पीछे चली। जब वे द्वीप पर चल रहे थे, सनी के पास उसकी सतह पर बचे विभिन्न खंडहरों को देखने का समय था। यह निर्धारित करना मुश्किल था कि वे कभी क्या रहे होंगे, लेकिन सनी को लग रहा था कि वो इमारतों के अवशेषों को नहीं देख रहा था, बल्कि संरचनाएं, उपकरण। उनका उद्देश्य अब निर्धारित करना असंभव था, लेकिन जो कुछ भी रहा हो, उसे संदेह था कि कोई भी कभी अंदर रह सकता था। वो अपनी भावना को शब्दों में बयां करने के सबसे करीब ये कह सकता था कि ये खंडहर
उसे उस भूमिगत कारखाने के अंदरूनी हिस्सों की सबसे ज्यादा याद दिलाते थे, जहां उसकी मां तब काम करती थी, जब वो छोटा था। भले ही कारखाना बहुत बड़ा था और ऑब्सिडियन के कटे हुए ब्लॉकों के बजाय मिश्र धातु से बना था, और बहुत अधिक उन्नत होने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन एहसास वही था। आखिर इस द्वीप का उद्देश्य क्या था? यहां कौन रहता था? वो अजीब मीनार किसने बनाई? सनी ऑब्सिडियन टॉवर के जितना करीब गया, वो उसकी सुंदर बनावट से उतना ही प्रभावित हुआ। भले ही पगोड़ा नीचे वाले आसमान की गहराइयों में छिपा था, जहां बहुत कम जीवों ने इसे कभी देखा होगा, लेकिन अज्ञात निर्माता ने यह सुनिश्चित करने में समय बिताया था कि यह अपने आइवरी समकक्ष की भव्यता की पूरी तरह से नकल करे। यह सांस रोक देने वाला होता अगर यह इतना खतरनाक न होता। खालीपन और सन्नाटे के अलावा किसी भी चीज से न घिरे होने के कारण ऑब्सिडियन टॉवर केवल अपने अस्तित्व से ही अशुभ लग रहा था। मैं बिल्कुल नहीं डरा हूं। हालांकि वो एक बात के बारे में विशेष रूप से सोच रहा था। कौन सा टॉवर वास्तव में नकल था और कौन सा असली था? वो सुंदर सफेद पगोड़ा जो चेन्ड आइल्स के ऊपर हवा में तैरता था, या वो खतरनाक काला पगोड़ा जो नीचे अंधेरे में छिपा था? शायद उसे पता चलने वाला था। जल्द ही सनी और सेंट ऑब्सिडियन टॉवर के ऊंचे द्वारों के पास पहुंचे। किसी ने उन पर हमला नहीं किया और अंदर से कोई डरावनी आवाज नहीं आई, ये घोषणा करते हुए कि काले द्वारों के पीछे रहने वाली कोई चीज भूख से जाग रही है। पगोड़ा शांत था, बिल्कुल बाकी काले द्वीप की तरह। हालांकि अजीब बात यह थी कि सनी को विशाल दरवाजे के दूसरी तरफ कोई परछाई महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए नहीं कि वहां कोई नहीं थी, बल्कि इसलिए कि टॉवर की दीवारें उसके शैडो सेंस से अंदरूनी हिस्से को बचाती हुई लग रही थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है ना? वो हिचकिचाया, फिर काले दरवाजे के पास गया, मूनलाइट शार्ड को बुलाया और उसकी सतह को खरोंचा। काली धूल की एक परत नीचे गिर गई, जिससे नीचे एक बहुत ही सख्त और भी काली सतह दिखाई दी। सनी ने एक भौं उठाई। कालिक? पूरा पगोड़ा कालिक की एक मोटी परत से ढका हुआ था। वो थोड़ी देर के लिए स्थिर खड़ा रहा, इस तथ्य में क्या अर्थ था ये समझने की कोशिश करता रहा। फिर बस कंधे उचकाए और प्राचीन द्वार का अध्ययन किया। वो जिस समस्या का सामना कर रहा था वो ये थी कि गेट को खोलने के लिए कोई हैंडल नहीं था, नहीं इसमें कोई कीहोल था, बजाने के लिए कोई घंटी थी, या उसके आने की घोषणा करने के लिए कोई कुंडी थी। आखिर मैं इसे कैसे खोलूं? शैडो सेंस के बिना वो बस अंदर प्रकट होने के लिए शैडो स्टेप का उपयोग नहीं कर सकता था। तो फिलहाल सनी फंस गया था। यह बहुत ही मजेदार होगा कि मैं इतनी दूर यात्रा करके आऊं और पता चले कि मैं एक दरवाजा नहीं खोल सकता, है ना? थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने सेंट की ओर देखा और पूछा, कोई उपाय? उसे वास्तव में उस खामोश दानव से जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए परछाई ने कुछ पलों के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपनी तलवार नीचे कर ली। फिर उसने एक हाथ उठाया और अपनी आंख की ओर इशारा किया। सनी ने यह सब पूरी हैरानी में देखा, फिर एक दो बार पलकें झपकाई। आंख? उसका क्या मतलब है? फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। दरवाजे की ओर मुड़ते हुए उसने उस पर एक हाथ रखा और फिर अपनी नजर को उसी तरह बदला जैसे वो मेमोरीज की सतह के नीचे उनके स्पेलवीव को देखने के लिए करता था। और वहां टॉवर के गेट की ऑब्सिडियन सतह के नीचे उसने इसे देखा, एक वीव। हालांकि ये ईथर के धागों का वो वीव नहीं था जिसे देखने का वो आदी था। इसके बजाय ये उसका बहुत ही कच्चा और आदिम संस्करण था, जो बहुत ही भौतिक हीरे के तारों से बनाया गया था, जो पत्थर की सतह के नीचे फैले हुए थे, एक सुंदर लेकिन सरल पैटर्न बना रहे थे। सनी ने इस तरह का वीव पहले केवल एक बार देखा था, खुद सेंट के अंदर, जब वो सिर्फ एक एको थी। उसने इसे स्पेलवीव के चमकदार पैटर्न के पीछे छिपा हुआ देखा था। उसने सोचा था कि ये वही है जो पत्थर के योद्धाओं को जीवित बनाता है, पहली जगह में, कि इसे अननोन की आखिरी संतान ने अपने अंधेरे इलाके के गुफाओं वाले हॉल में बनाया था, और ये कि ये खुद स्पेल का पूर्वज रहा हो सकता है, या शायद इसकी नकल। क्या ये टॉवर भी लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड द्वारा बनाया गया था? फिर सनी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना हाथ डायमंड वीव की
एक विशेष रूप से चमकदार गांड पर ले गया और उसमें शैडो एसेंस की थोड़ी मात्रा भेजी। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ और फिर ओब्सिडियन टॉवर के द्वार खुल गए। चैप्टर 445। केवल सनी को दिखाई देने वाला गेट की सतह के नीचे का डायमंड वीव एक भूतिया रोशनी के साथ जल उठा। लगभग तुरंत ही प्राचीन पत्थर में एक पतली खड़ी दरार दिखाई दी। फिर द्वार चुपचाप खुल गए और हवा के एक झोंके ने सनी की पीठ पर प्रहार किया। वो कुछ कदम दूर हटा, सेंट के पीछे छिप गया और सावधानी से उसके कंधे के ऊपर से अंधेरे प्रवेश द्वार को देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं हिल रहा था। जो वो देख सकता था उससे ओब्सिडियन टॉवर का आंतरिक भाग काफी साधारण लग रहा था। जैसे ही गेट खुला, उसका शैडो सेंस आखिरकार सुंदर पगोड़ा को घेरे हुए अदृश्य अवरोध को भेद सका। उसने किसी खतरे का पता भी नहीं लगाया। ये वास्तव में सुरक्षित लग रहा था। उसने कुछ पलों तक इंतजार किया, फिर खांसा और अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाया, हवा में उड़ने वाली कालिक को उससे दूर करने की कोशिश की। ठीक है, तब चिंता की कोई बात नहीं है। चलो चलें। सनी ने सेंट पर एक नजर डाली, एक सेकंड के लिए रुका और एक विनम्र लहजे में जोड़ा, ओह, लेडीज फर्स्ट। उस खामोश दानव ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसे एक माणिक जैसी आंख से घूर कर देखा, फिर बस आगे बढ़ी और प्राचीन मीनार की दहलीज पर कदम रखा। सनी ने कुछ पलों तक इंतजार किया और पीछे चला। मूनलाइट शार्ड की मूठ को कसकर पकड़ते हुए उसने उस अंधेरे में गोता लगाया जो प्रवेश द्वार के ऊंचे ढांचे के पीछे राज करता था। एक दर्जन कदम आगे बढ़ा और खुद को एक चौड़े गलियारे में पाया जो पगोड़ा के पूरे पहले स्तर को घेरता हुआ लग रहा था। गलियारा बाई और दाई ओर बहुत दूर तक फैला हुआ था। यहां और वहां सनी बड़े दरवाजे देख सकता था जो अलग अलग आकार के कमरों की ओर ले जाते थे, जो टॉवर की बाहरी दीवार की दिशा में गलियारे के मोड़ तक स्थित थे। और उसके ठीक सामने सुंदर नक्काशी से सजाया गया एक जटिल लकड़ी का गेट था। इसके पीछे टॉवर का केंद्रीय हॉल था। सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर लकड़ी के गेट को धक्का दिया जो आसानी से खुल गया और दूसरी तरफ एक विशाल कक्ष का खुलासा किया। वो गंध, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। गेट के पीछे बहुत ऊंची छत वाला एक बड़ा हॉल था। जैसे ही गेट खुला, उसकी दीवारों पर कांच लालटेन जल उठी न, जिससे ऑब्सिडियन टॉवर का आंतरिक भाग भूतिया नीली रोशनी से भर गया। हॉल में विभिन्न चीजें थी जिनमें से सभी ने सनी का ध्यान खींचा। वहां लोहार के औजारों और उपकरणों को रखने वाला एक स्टैंड था जो सभी काले ऑब्सिडियन और चांदी से उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए थे। एक बुरी तरह से जली हुई वर्क टेबल जिसकी काली सतह पर सुंदर सोल क्रिस्टल बिखरे हुए थे। रहस्यमयी नक्शों के साथ एक पत्थर की दीवार जिसमें कटौती इतनी चिकनी और गहरी थी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उन्हें किसने पीछे छोड़ा था। ये तो छोड़ ही दे कि नक्शे क्या वर्णित करते थे। वहां चांदी और काले स्टील से बने अजीब उपकरण थे जिनमें से कुछ ने उसे खगोलीय उपकरणों की याद दिलाई, लेकिन बहुत ही साधारण चीजें भी, जैसे कुर्सियां, टेबल और यहां तक कि कुछ ऐसा जो एक बहुत लंबे बिस्तर जैसा दिखता था। ये सब पूरी तरह से संरक्षित और बेदाग था। कहीं भी धूल का एक कण नहीं था। वास्तविक दुनिया में उसके खुद के घर से भी साफ। उन हजारों सालों के बावजूद जो ओब्सिडियन टॉवर के आखिरी बार देखे जाने के बाद से बीते होंगे, ये सब थोड़ा गलत भी लग रहा था। हर चीज का आकार लगभग इंसान द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लायक था, लेकिन थोड़ा अलग। सभी औजारों के हैंडल के आकार थोड़े अजीब थे। जिस तरह से फर्नीचर और उपकरणों के टुकड़े जगह में व्यवस्थित थे, उसने उसे थोड़ी बेचैनी की भावना से भर दिया। भले ही वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन सनी ने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। नहीं, उसकी नजर इनमें से किसी भी सामान पर टिकी रही। उसका ध्यान एक विशिष्ट जगह की ओर खींचा गया। उससे ज्यादा दूर एक साधारण लकड़ी की मेज नहीं खड़ी थी और उस पर हर तरह का स्वादिष्ट भोजन था। रसीला मांस, ताजी पकी हुई रोटी, रसीले अंगूर, उत्तम शराब के कांच के जार, उबलती हुई चाय से भरे सुंदर बर्तन, ये सब उसका इंतजार कर रहा था, जैसे कि कुछ ही सेकंड पहले परोसा गया हो। सनी के मुंह में पानी आ गया। ये कैसे संभव है? ये एक भ्रम होना चाहिए, है ना? कालिख, पसीने और खून की परतों में ढका हुआ वो मेज की ओर चला।
उसके जूतों ने हॉल के बेदाग फर्श पर काले निशान छोड़ दिए। अपनी मंजिल पर पहुंचकर सनी ने हाथ बढ़ाया और अपने गंदे हाथ से रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे लालच से खा गया। फिर चांदी के जटिल प्यालों में से एक लिया और उसे शराब से भर दिया। बाकी प्याले फर्श पर गिर गए। उसकी लापरवाह हरकत से मेज से गिर गए। इस पर कोई ध्यान न देते हुए सनी ने मीठी शराब गटक ली और हंसा। हवा में रोटी के टुकड़ों को उड़ा दिया। आह, ये बुरा नहीं है। वास्तव में वो बिना अल्कोहल के कुछ पसंद करता, लेकिन फिर इस शराब का स्वाद बहुत अच्छा था। सनी के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं द्वारा छोड़े गए गंदे निशान भी थे। उसके कंधे कांप रहे थे। इससे सच में सुकून मिला। वो इस तथ्य से अवगत था कि भोजन जहर से भरा हो सकता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। वो बस बहुत भूखा, थका हुआ और टूटा हुआ था। उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों बहुत दर्द कर रहे थे। वो अपनी समझ के अंत पर था। अपने प्याले को फिर से भरकर और पूरी तरह से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा पकड़कर वो मेज से दूर भटक गया और बड़े हॉल पर एक और नजर डाली। यहां कोई नहीं है, ठीक है, सेंट? वो परछाई चुपचाप उसके पीछे चली, सतर्कता से चारों ओर देख रही थी और मिडनाइट शार को तैयार रख रही थी, लेकिन इसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं था। सनी 1 मिनट या उससे अधिक समय तक भटकता रहा और अंत में काले भव्य फर्श से ढके एक बड़े बिस्तर के पास रुक गया। खाली प्याले को फर्श पर गिराते हुए वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर फर में चढ़ गया। मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? सनी ने पपेटियर श्राउड को हटा दिया और अपना भारी सिर एक नरम तकिए पर रख दिया। वो सैंड को पहरा देने का आदेश देना चाहता था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो खामोश दानव पहले से ही बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। इससे पहले कि सनी किसी और चीज के बारे में सोच पाता, पिछले कुछ हफ्तों की थकान ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और लगभग कोई प्रतिरोध न करते हुए वो आसानी से अंधेरे की गोद में फिसल गया। ऑब्सिडियन टॉवर की खोज करने और अपना रास्ता खोजने के बाद सनी ने जो सबसे पहली चीज की, वो थी बिस्तर पर गिरना और सो जाना। वो चैन से सोया। चैप्टर 446। सनी लंबे समय तक सोया। थकान धीरे धीरे उसके चोटिल शरीर को छोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद, हालांकि, उसकी चेतना नींद की सबसे गहरी परतों से उठी, जिसे दर्द और प्यास ने वापस बुलाया था। एक आह के साथ वो दूसरी तरफ मुड़ा और वापस सोने की कोशिश की। कुछ और घंटों तक करवटें बदलने के बाद सनी आखिरकार फर्श पर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज से जाग गया। सेंट क्या कर रही है? उसने अनिच्छा से अपनी आंखें खोली और बैठ गया। जैसे ही सनी का वजन बदला, उसके नीचे का बिस्तर अचानक एक तेज दरार के साथ टूट गया। वो चौंक कर चीखते हुए फर्श पर लुढ़क गया। हाँ, खड़े होकर सनी ने टूटे हुए बिस्तर को देखा, फिर ऑब्सिडियन टॉवर के हॉल को, जो अब अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई दी। जिस कमरे में उसने पहले प्रवेश किया था जब वो सो रहा था, तो उसमें एक नाटकीय परिवर्तन हुआ था। जादुई लालटेन अब बुझ गई थी और अंदर सब कुछ जीर्ण शीर्ण और जर्जर लग रहा था, लगभग टुकड़ों में बिखरने की कगार पर। शानदार औजार और उपकरण जंग खा गए थे और विकृत हो गए थे। वर्क टेबल अपने ही वजन के नीचे गिर गई थी। वो आवाज थी जिसने सनी को जगाया था। जो भोजन उसने कल खाया था वो धूल में बदल गया था। हॉल की बेदाग स्थिति चली गई थी और अब ये अंधेरे, मलबे और गंदगी से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सोने के बाद से कई युग बीत चुके थे। उसकी छाती में एक ठंडक महसूस हुई। क्या मैं 1000 साल तक सोता रहा, परियों की कहानियों को याद करते हुए, जहां अक्सर ऐसी ही चीजें होती थी? सनी ने थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन फिर कुछ पलों के लिए इसके बारे में सोचा और शांत हो गया। नहीं, वो नहीं सोया था। ये देखते हुए कि उसके कोर में कितना शैडो एसेंस जमा हो गया था, वो लगभग 24 घंटे लगातार सोया, जो बहुत था, लेकिन 1000 साल के करीब ही नहीं। सेंट, जो पास में पहरा दे रही थी, वो भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वो कुछ सदियों से उसकी रखवाली कर रही हो। इसके बजाय ये पगोड़ा ही था जो बूढ़ा हो गया था, जैसे कि एक अदृश्य मुहर जिसने इसे उन सभी हजारों सालों तक समय के बीतने से अछूता रखा था, अब टूट गई थी और समय आखिरकार
उस पर हावी हो रहा था। आखिरकार समय सबसे क्रूर विनाशक था। सनी ने राहत की सांस ली, फिर मुंह बनाया। लानत है, मुझे कल और खाना चाहिए था। बहुत बहुत ज्यादा। वो सारा स्वादिष्ट भोजन बर्बाद हो गया। हताशा से अपना सिर हिलाते हुए सनी ने चारों ओर देखा, फिर अपनी स्थिति का आकलन किया। उसके घाव पहले से ही पिछले दिन की तुलना में काफी बेहतर थे। जलन अभी भी काफी दर्दनाक थी, लेकिन युद्ध में धीमा हुए बिना सहन करने की उसकी क्षमता के भीतर बहुत ज्यादा। आराम के कुछ और दिन और वो फिर से पूरी तरह कार्यात्मक होने के करीब होगा। हालांकि वो वास्तव में भूखा था, लेकिन उसे इंतजार करना होगा। मूनलाइट शार्ड को बुलाते हुए सनी ने सैंड को पालन करने का आदेश दिया और ऑब्सिडियन टॉवर का पता लगाने गया। सनी को प्राचीन पगोड़ा के पहले स्तर का पूरी तरह से पता लगाने में लगभग 1 घंटा लगा। बाहरी गलियारे के कुछ दरवाजे ढह गए थे और धूल में बदल गए थे। कुछ खड़े रहे और उन्हें खोलने के लिए उसे शैडो एसेंस की थोड़ी सी मात्रा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। दरवाजों के पीछे सभी प्रकार के कमरे थे। उनमें से अधिकांश खाली थे, ये सुझाव देते हुए कि टॉवर का मालिक बहुत समय पहले चला गया था। अपने साथ सभी कीमती चीजें ले गया था, जबकि कुछ में पुराना मलबा और धूल थी। सनी ने यह समझने में काफी समय बिताया कि ये सभी चीजें कभी क्या रही होंगी, लेकिन तेज समय से हुए नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कितने शर्म की बात है। अजीब तरह से निराश महसूस करते हुए सनी ने फैसला किया कि अब टॉवर के अन्य स्तरों पर जाने का समय आ गया है। उसे अभी भी वो चीज ढूंढनी थी जिसने उसे इस जगह की ओर खींचा था। साथ ही उम्मीद थी, चेन्ड आइल्स या वास्तविक दुनिया में लौटने का कोई साधन। इस द्वीप पर हमेशा के लिए फंसे रहने का विचार बहुत आकर्षक नहीं लग रहा था, खासकर अब जब आसपास कहीं भी खाना नहीं था। पहले स्तर पर कुछ भी दिलचस्प न मिलने पर सनी ने आगे की खोज करने का फैसला किया। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे ऑब्सिडियन टॉवर के 6 स्तर थे, जिसने वास्तव में सनी को चौंका दिया। उसे 7 होने की उम्मीद थी। हालांकि 2 सीढ़ियां मिलने के बाद एक सीढ़ी ऊपर जाती है, दूसरी नीचे। उसे एहसास हुआ कि एक भूमिगत स्तर भी था, जिसने इस छोटी सी विसंगति को समझाया। स्पेल और ड्रीम रिलम से जुड़ी हर चीज में 7 की संख्या से बंधे होने की प्रवृत्ति थी, देवताओं को छोड़कर जो केवल 6 थे। मुझे लगता है कि इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है। कोई कानून उन्हें बांध नहीं सकता, यहां तक कि इतना अजीब और बेतरतीब कानून भी नहीं कि सभी चीजें साथ में आती है। सनी ने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा और पहले भूमिगत स्तर का पता लगाने का फैसला किया। सैंड को आगे जाने देते हुए उसने घुमावदार सीढ़ी में प्रवेश किया और काले द्वीप की गहराइयों में उतर गया। जमीन के स्तर के विपरीत ऑब्सिडियन टॉवर का तहखाना एक विशाल हॉल निकला और उसमें सनी पीछे हट गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सैकड़ों कटे-फटे शव हॉल के केंद्र में ढेर हो गए थे, एक भयानक पहाड़ी बना रहे थे। लेकिन जैसे ही सनी ने एक कदम पीछे लिया और सहज रूप से मूनलाइट शार्ड उठाया, उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। कक्ष के केंद्र में ढेर हुए शरीर लोगों के नहीं थे, इसके बजाय वे गुड़िया थी। सैकड़ों टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया, प्रत्येक मानव के आकार की, भूमिगत हॉल में फेंकी गई थी। उनके नाजुक शरीर चकनाचूर और टूटे हुए थे, वहां परित्यक्त खिलौनों की तरह पड़े थे। कुछ के अंग गायब थे, कुछ के धड़ में बड़े छेद थे, कुछ बहुत पहले छोटे टुकड़ों के ढेर में बदल गए थे। यहां तक कि उनके चेहरे भी नहीं बचे थे। लेकिन जो चेहरे बचे थे, सनी ने अपना सिर झुकाया, फिर सैंड की ओर देखा। हर टूटी हुई गुड़िया का चेहरा एक जैसा था, या बल्कि उन सभी के चेहरे एक जैसे दिखते थे, जैसे कि वे सभी एक ही मूल की अपूर्ण प्रतियां थी। उनके पास वही बेदाग, अमानवीय रूप से सुंदर विशेषताएं थी जो सैंड के पास थी। केवल टूटी हुई गुड़ियों के चेहरों के पीछे की शिल्प कौशल बहुत कम परिष्कृत लग रही थी, जैसे कि मूर्तिकार ने उन्हें बनाते समय अभी तक अपना कौशल पूरा नहीं किया था। वे सब सेंट के छोटे भाई बहनों की तरह लग रहे थे। अगर सनी को कभी संदेह था कि ऑब्सिडियन टॉवर कभी एक निश्चित अंडरवर्ल्ड डेमन का था, तो अब कोई नहीं था। अननोन की आखिरी संतान ने स्पष्ट रूप से यहां कुछ समय बिताया था। शायद वही था जिसने सबसे पहले काली पगोड़ा को बनाया था,
किसी रहस्यमयी उद्देश्य के लिए जिसका सनी अनुमान भी नहीं लगा सकता था। हालांकि फिर उसका ध्यान किसी और चीज की ओर खींचा गया। विशाल हॉल का फर्श धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था, जिसे कुछ हजार वर्षों में छेड़ा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन छेड़ा गया था। तेज पैरों के निशान का एक सेट सीढ़ियों के नीचे से, जहां सनी खड़ा था, टूटी हुई गुड़ियों के ढेर तक जाता था, उसका चक्कर लगाता था और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। सनी ने उसे कुछ पलों के लिए देखा, हैरान रह गया। कोई मेरे आने से पहले ऑब्सिडियन टॉवर में दाखिल हुआ था। चैप्टर 447। सनी उन पैरों के निशानों को थोड़ी देर तक घूरता रहा, फिर उसकी भौहें तंग गई। इसका कोई मतलब कैसे हो सकता है? ऑब्सिडियन टॉवर तब तक सील था जब तक उसने उसके गेट नहीं खोले थे। उसके ऐसा करने के बाद वो जादू जिसने अंदर की हर चीज को सुरक्षित रखा था, खत्म हो गया था, जिसका मतलब था कि वे दरवाजे हजारों सालों से नहीं खोले गए थे। शुरुआत में ही पगोड़ा में घुसना इतना आसान नहीं था। इस तथ्य का तो जिक्र ही छोड़ो कि किसी को नीचे वाले आसमान से होकर यात्रा करनी थी और दैवीय आग के उस अनंत समंदर में एकमात्र दरार ढूंढनी थी। एक तथ्य यह भी था कि गेट को उसकी सतह के नीचे डायमंड वीव में एसेंस डालकर खोलना पड़ता था। सनी उस वीव को केवल इसलिए देख और समझ सका था क्योंकि उसकी आंखें वीवर के खून की एक बूंद से बदल गई थी। उसने माना कि इसी तरह की क्षमताओं वाले अन्य अवेकन भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत बहुत कम होगी। और इस बात की क्या संभावना थी कि कोई उस काले द्वीप का रास्ता खोज लेगा जो जलते हुए तारों के समंदर के उस पार इस अनंत खालीपन की गहराइयों में छिपा था। और वे पगोड़ा की सील तोड़े बिना अंदर कैसे दाखिल हुए होंगे? आखिर वो कौन था जो ऑब्सिडियन टॉवर में चुपके से घुस गया, और कब? ये आज से बहुत पहले हुआ होगा। सनी को पक्का यकीन था कि सेंट ने उसे जगाए बिना किसी को आने जाने नहीं दिया होगा, नहीं उसकी परछाइयां ऐसा होने देती। यहां तक कि जब वो सोता था तब भी वे जागरूक और सतर्क रहती थी। तो ये उन हजारों सालों में किसी भी समय हो सकता था जब से टॉवर को उसके असली मालिक ने छोड़ा था। फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी आशंका महसूस करते हुए सनी टूटी हुई गुड़ियों के ढेर के पास गया और कुछ देर तक उनका अध्ययन किया। सेंट भी करीब आई और चुपचाप उन्हें घूरती रही। फिर उसने मिडनाइट शार्ड की नोक से एक को कुरेदा और उदासीनता से मुंह फेर लिया, जैसे कि उन चीनी मिट्टी के पुतलों में उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई हो। मुझे लगता है कि उसे अपने से कमतर संस्करणों की ज्यादा परवाह नहीं है। सेंट ने बार बार उन चीजों के प्रति अपनी नफरत दिखाई थी जो उसकी प्रजाति की नकल लगती थी। ब्लैक नाइट के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और यहां तक कि फॉगोटेन शोर के चलते फिरते उस पत्थर के दानव के साथ भी। सनी को अच्छी तरह याद था कि उसकी परछाई उस भयानक पत्थर के विशालकाय दानव से कितनी नाखुश थी। टूटी हुई गुड़ियों से मुंह मोड़ते हुए सनी ने चारों ओर देखा और पाया कि कक्ष की दीवारों पर बड़े बड़े कांच के बर्तन कतार में रखे थे। कुछ साबुत थे और कुछ टूटे हुए, लेकिन सभी खाली थे। कांच काला और अपारदर्शी था, जो कालिक की एक मोटी परत से ढका हुआ था। अंदर की तरफ से अजीब है, भूमिगत स्तर पर और कुछ दिलचस्प न पाकर वो वापस वही लौट आया जहां से उसने शुरुआत की थी और थोड़ी देर के लिए आराम किया, एंडलेस स्प्रिंग से पानी पिया और अपनी भूख को दबाने की कोशिश की। ये जगह कितनी डरावनी है, ये वाकई में थी। काला टॉवर अंधेरे के एक अनंत खालीपन के किनारे पर खड़ा था, खाली और वीरान, जिसके अंदर की हर चीज किसी अमानवीय दिमाग द्वारा शून्य से बनाई गई थी। ये बहुत स्वागत करने वाली जगह नहीं थी, कम से कम इंसानों के लिए तो नहीं। सनी ने उसे घेरने वाली प्राचीन दीवारों को घूरा और अतीत के रहस्यों के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद वो खड़ा हुआ और सावधानी से महान पगोड़ा के दूसरे स्तर की ओर बढ़ा। जैसे ही सनी ने उस पर कदम रखा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि वहां कुछ बहुत बहुत गलत था। अचानक उसे गहरे, सूक्ष्म और आदिम भय का जो एहसास हुआ, वो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद फॉगोटेन शोर के उन कुछ पलों को छोड़कर जब चलते फिरते दानव ने गहरे समुद्र से विशाल 3 आंखों वाली खोपड़ी को उठाया था। लेकिन यहां यह एहसास और भी भयानक था और भी ज्यादा चुभने वाला।
क्या ये क्या है? भूमिगत स्तर की तरह इसमें भी केवल एक बड़ा हॉल था। काली दीवारें अंधेरे में बहुत ऊपर तक उठी हुई थी, जो एक शानदार और गंभीर माहौल बना रही थी। इसके केंद्र में ऑब्सिडियन फर्श को काटकर बनाया गया एक विशाल चांदी का अंगीठी नुमा पात्र था, और उसमें सनी सिहर उठा और एक कदम पीछे हट गया। उस पात्र से कुछ उग रहा था, जो एक घिनौनी सड़न की तरह बाहर की ओर फैल रहा था। इसने प्राचीन टॉवर के पत्थर को ही संक्रमित कर दिया था, उसे काले धड़कते हुए मांस के रूप में बदल दिया था। चांदी का पात्र भी उस भयानक विकास से संक्रमित हो गया था। उसकी धातु किसी तरह उसका हिस्सा बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उस फैलते हुए भ्रष्टाचार द्वारा सोख लिया जाएगा और बदल दिया जाएगा, जब तक कि वो उस भयानक विकास के संपर्क में रहेगा। शायद अगर मौका दिया जाए तो पूरी दुनिया इसके द्वारा निगल ली जाएगी। प्राचीन पात्र से धीरे धीरे फैल रही वो चीज शुद्ध बुराई जैसी लग रही थी। सनी काम गया। उसने सैंड को पीछे रहने का संकेत दिया और अपनी नजर थोड़ी घुमाई। वो फैलते हुए काले मांस से परे इस भयानक संक्रमण के स्रोत को देख रहा था। पात्र के बिल्कुल बीच में, उन लपटों से काला हो चुका जो कभी उसमें धधकी होंगी, एक कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा था। खैर, कम से कम वो इंसान जैसा दिखता था। वो हाथ उससे कहीं ज्यादा लंबा था जितना उसे होना चाहिए था, और पंजे में 7 उंगलियां थी जो नुकीले नाखूनों पर खत्म होती थी। वो सड़न कलाई पर लगे एक भयानक फटे हुए घाव से जले हुए और कमजोर मांस तक, और फिर बाहर की ओर उसके आसपास की हर चीज तक फैलती हुई लग रही थी। कटे हुए हाथ की घिनौनी हालत के बावजूद वो चीरा जिसने इसे कंधे से अलग किया था, साफ और बिल्कुल चिकना लग रहा था, जैसे कि एक स्थिर और अटूट तलवार द्वारा दिया गया हो। लेकिन सनी किसी और चीज से ज्यादा प्रभावित था। जब उसने इसे देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन आ गई। उसकी मन की आंखों में वो घिनौना हाथ एक चकाचौंध कर देने वाली जबरदस्त सुंदर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। ये दिव्यता की रोशनी में नहाया हुआ था। सनी के दिमाग में एक डरावना विचार आया। क्या क्या ये हो सकता है? उसके सामने भयानक सड़न से ग्रस्त एक देवता का कटा हुआ हाथ था। यही वो कारण भी था कि किस्मत उसे रसातल के इस खोए और भूले हुए कोने में लाई थी। चैप्टर 448। सनी उस अनजान देवता के कटे हुए हाथ को घूरता रहा, फिर उससे फैलती हुई उस भयानक अपवित्र सड़न को। फिर उसने थकान से अपना चेहरा रगड़ा। आखिर कुछ भी कभी आसान क्यों नहीं हो सकता? उसे यकीन था कि उसकी किस्मत किसी न किसी तरह उस हाथ से जुड़ी है, जिसका मतलब था कि उसे किसी तरह उस तक पहुंचना ही होगा। लेकिन सनी को यह भी यकीन था कि पूरी दुनिया में इतने इनाम नहीं है जो उसे उस सड़न के पास जाने के लिए मजबूर कर सके। किसी संक्रमित चीज को छूना तो दूर की बात है। उसे लग रहा था कि यह चीज उसकी औकात से बहुत बहुत बाहर थी। असल में उसे शक था कि एक दैवीय शक्ति ने अपना ही हाथ बेरमी से इसलिए काट दिया था क्योंकि उस जैसा शक्तिशाली भी उस फैलते हुए भ्रष्टाचार का विरोध करने का कोई तरीका नहीं रखता था। फिर सनी को क्या करना चाहिए था? खैर, सड़न से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करते हुए उसने थोड़ी देर तक इसका अध्ययन किया और फिर एक अजीब निष्कर्ष पर पहुंचा, या यूं कहें एक अजीब सवाल पर। अगर भ्रष्टाचार इतना भयानक था तो ये पूरे टॉवर में क्यों नहीं फैला? ये चांदी के पात्र से केवल कुछ मीटर बाहर निकलने और पगोड़ा के दूसरे स्तर के एक छोटे से हिस्से को अपने मांस में बदलने में ही कामयाब क्यों हुआ? छोड़ो इसे, पूरा द्वीप सड़े हुए काले, जो भी ये चीज है, उसके एक विशाल टुकड़े में क्यों नहीं बदल गया? जवाब का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सड़न टॉवर के अंदर की बाकी हर चीज की तरह हजारों सालों से समय से दूर सील कर दी गई थी। और अब जब सनी ने वो सील तोड़ दी थी, उसकी भौहें और तन गई जैसे ही उसने चांदी के पात्र को देखा, फिर कटे हुए हाथ को, और फिर उस सुई को जो उसने पहले ही ऑब्सिडियन फर्श की दरारों में देखी थी। एक और अजीब विसंगति थी जिसने उसे परेशान कर रखा था। पगोड़ा के द्वार बाहर से सील थे, लेकिन कटे हुए हाथ से फैलने वाली सड़न सुझाव दे रही थी कि इसे हजारों साल पहले, शायद दसियों हजार साल पहले वहां रखा गया था। तो
इसका मतलब था कि उस समय के दौरान किसी बिंदु पर एक बिन बुलाया मेहमान चोर की तरह काले पगोड़ा में घुस गया था और किसी तरह बंद दरवाजों को खोले बिना या उस सील को छेड़े बिना अंदर आ गया था, जो इस जगह को समय की मार से बचा रही थी। वो चोर खुद एक दैवीय प्राणी था और बुरी तरह घायल भी था। उनकी एक भुजा फट गई थी और उस फैलती हुई सड़न से संक्रमित हो गई थी, जिसे कोई भी, यहां तक कि उन जैसा देवता भी, बाहर नहीं निकाल सकता था। यही कारण था कि चोर ने अपनी संक्रमित भुजा को कंधे से काट दिया और उसे उस दैवीय आग में फेंक दिया, जो दूसरे स्तर पर चांदी के पात्र में जल रही थी, और फिर टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़ियों से अंग इकट्ठा करने के लिए तहखाने में चला गया। ये वही देवता था जिसने उनके ढेर का चक्कर लगाया और सनी के नोटिस करने के लिए धूल में पैरों के निशान छोड़े थे। अंत में चोर तीसरे स्तर पर चढ़ा और राजकुमार के बेकार पुतलों के हिस्सों से अपने लिए एक नया हाथ बनाया और फिर उसे एक तेज सुई में पिरोए गए हीरे के धागों से अपने शरीर पर सिल लिया। ये वही सुई थी जिसे सनी अभी घूर रहा था और उस पर दैवीय रोशनी चोर के खून के बचे हुए निशानों से निकल रही थी, जो अभी भी उसकी सतह पर थे। लेकिन चोर कौन था और सनी सुनहरी किस्मत के धागे से उनके कटे हुए हाथ से क्यों जुड़ा था? सनी कुछ पलों के लिए हिचकिचाया, फिर सुई के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक जम गया। भयानक सड़न की निगरानी के लिए छोड़ी गई परछाई ने कुछ देखा था। काला फोड़े वाला मांस बदल रहा था। चैप्टर 449। चलो देखते हैं। सनी सीढ़ियों की ओर मुड़ा और बिना हिले खड़ा रहा, अपनी कांपती हुई परछाई के माध्यम से काली सड़न को देख रहा था। कुछ महसूस करते हुए सेंट भी मुड़ी। उसकी तलवार की नोक झिझकते हुए हवा में उठी। अगले कुछ पल ये तय करने वाले थे कि वो जिएगा या मरेगा, या शायद मौत से भी बदतर किस्मत की सजा पाएगा। एक स्तर नीचे देवता के कटे हुए हाथ से फैल रहा भयानक भ्रष्टाचार हिल रहा था। काला फोड़े वाला मांस उठ और गिर रहा था, जैसे कि मौत की पीड़ा में या बदलाव की। सनी ने अपने दांत भींचे, एक सेकंड इंतजार किया और फिर अपार राहत के साथ सांस छोड़ी। मर रहा है, ये मर रहा है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे फांसी की सजा सुनाई गई हो, केवल आखिरी संभव पल में माफी आने के लिए, जब रस्सी पहले से ही उसकी गर्दन पर दबाव डाल रही थी। वास्तव में भयानक सड़न मुरझा रही थी। जैसे जैसे हजारों साल जो ऑब्सिडियन टॉवर में बंद होने के बाद से बीते थे, उस पर हावी हुए, वो खाने वाला भ्रष्टाचार भूखमरी से मरता हुआ दिखाई दिया। इसमें समाई हुई पत्थर की सतह ऐंठी और मुड़ी, जैसे दर्द से भस्म हो रही हो। चांदी का पात्र पिघल रहा था। काले मांस की गांठें धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उनका रंग राख जैसा हो रहा था। प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के हिस्से के किनारों पर सड़न पहले से ही अंधेरे के धुएं में बदल रही थी, जो फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। जैसे ही सनी के शरीर से तनाव निकला, वो थोड़ा लड़खड़ाए बिना नहीं रह सका। अच्छा, कम से कम कुछ तो मेरे पक्ष में हो रहा है। बेशक भ्रष्टाचार के स्रोत को गायब होने में अभी भी कुछ समय लगने वाला था, जो कि खुद कटा हुआ हाथ था। बिखरती हुई सड़न को घूरते हुए सनी ने गहरा, आदिम भय और स्पेल द्वारा इसे मारने का श्रेय दिए जाने की उम्मीद में इसे थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की एक अजीब मजबूरी दोनों महसूस की। किसे पता था कि उसे क्या इनाम मिलेगा, लेकिन अंत में सनी स्थिर रहा। सबसे पहले क्योंकि उसे यह भी यकीन नहीं था कि भ्रष्टाचार को स्पेल द्वारा एक प्राणी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। वो वास्तव में नहीं जानता था कि क्या वह चीज जीवित थी, बेहतर शब्द की कमी के लिए। क्या ये एक इकाई थी, एक प्रक्रिया थी, या किसी अपवित्र कानून की अभिव्यक्ति थी जिसके बारे में वो नहीं जानता था। दूसरा, क्योंकि वो सड़न के पास जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, भले ही अब वो मर रही थी। वो अपनी मेमोरीज को भी इसके पास जाने देने के लिए तैयार नहीं था। मेमोरीज उसकी आत्मा से जुड़ी थी। आखिरकार कौन जानता था कि क्या वह चीज किसी मेमोरी में फैलने में सक्षम थी और फिर अदृश्य लिंक के माध्यम से उसकी आत्मा तक। तो सनी बस चुपचाप बैठा रहा और इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद भ्रष्टाचार आखिरकार मर गया। कटे हुए हाथ का जला हुआ मांस राख बन गया, धूल में बदल गया और अंत में गहरे,
अभेद्य अंधेरे के धुएं में गायब हो गया। बचा तो केवल खाली हॉल, इसके केंद्र में मैंगल्ड ऑब्सिडियन का टुकड़ा और एक बेदाग सफेद हड्डी का टुकड़ा जो अंधी कर देने वाली सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था। उंगली की एक अकेली हड्डी। सनी ने कुछ मिनट इंतजार किया, अपनी हिम्मत जुटाई, फिर आह भरी और खड़ा हो गया। उसने छोटी हड्डी को देखा, मुंह बनाया और उसकी ओर बढ़ा। यह देखने का समय था कि किस्मत ने उसके लिए क्या रखा है। चैप्टर 450। सनी उस टूटे फूटे ऑब्सिडियन के टुकड़े में दाखिल हुआ और धीरे धीरे उस सफेद उंगली की हड्डी के पास पहुंचा। फिर उसके बगल में घुटने टेक दिए और रुका रहा। उसकी सुनहरी चमक का अध्ययन करता रहा। वो ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि क्या भयानक सड़न का कोई निशान बचा है, लेकिन वो उस चमकदार हड्डी की ओर खिंचाव भी महसूस कर रहा था और उससे नजर हटाना मुश्किल पा रहा था। ये सब पागलपन, बस हड्डी के उस छोटे से टुकड़े के लिए। इसमें क्या राज छिपे हैं? वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर नीचे झुककर उस हड्डी को उठा लिया। सनी ने सहज रूप से उम्मीद की थी कि ये सफेद चिंगारियों की बौछार में बिखर जाएगी और स्पेल घोषणा करेगा कि उसने एक नई मेमोरी हासिल कर ली है, ठीक वैसे ही जैसे वीवर के मांस के साथ हुआ था। शायद वो मेमोरी एक और ड्रॉप ऑफ आइकोर होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छूने पर हड्डी ठंडी और चिकनी महसूस हुई। अंदर अभी भी मज्जा थी, जो गीली थी और चमकदार सुनहरी रोशनी से भरी हुई थी। सनी ने अपना सिर टेढ़ा किया। वो उलझन में था। अब उसे क्या करना था? बाद में सोचने पर यह तथ्य कि वो हड्डी एक मेमोरी में नहीं बदलने वाली थी, काफी समझ में आने वाला था। यहां तक कि स्पष्ट भी। आखिरकार मेमोरीज केवल असली चीजों की नकल थी, जिन्हें स्पेल द्वारा फिर से बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे एकोज वास्तविक प्राणियों की नकल थे, या किसी अज्ञात सिद्धांत का पालन करते हुए शून्य से इसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं। हालांकि ये असली माल था। उस सफेद हड्डी का स्पेल से कोई लेना देना नहीं था। ये कोई पुनर्निर्माण नहीं था, ये मूल था। सनी ने भौहें सिकोड़ी, अनिश्चित महसूस करते हुए कि उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। फिर अचानक उसके दिमाग में एक दृश्य आया। डार्क सिटी के खंडहर कैथेड्रल में सेंट ब्लैक नाइट के जंग लगे अवशेषों के ऊपर खड़ी थी, अपने हाथ में एक काला रत्न पकड़े हुए। अपनी माणिक जैसी आंखों में किसी गहरी भावना की झलक के साथ उसने रत्न को अपने मुंह तक उठाया और उसे काट खाया। इससे पहले कि वह इस छवि के अर्थ को पूरी तरह से समझ पाता, सनी ने एक अजीब वृत्ति का पालन किया। इसके बारे में सोचने के लिए खुद को समय दिए बिना उसने अपना मुंह खोला, हड्डी को अंदर डाला और उसे निगल गया। क्या? उसने एक दो बार पलकें झपकाई। मैंने अभी क्या किया? सनी ने अपने खाली हाथ को फटी आंखों से देखा, जिसमें कुछ सेकंड पहले एक दैवीय हड्डी थी, और फिर ऐसा लगा जैसे उसकी छाती में एक भयानक आग जल उठी हो। शिट! सनी फर्श पर लुढ़क गया, अपने पूरे वजूद में एक भयानक दर्द महसूस करते हुए। ये वो असहनीय पीड़ा थी जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानता और याद रखता था। अपनी प्रकृति को जबरन किसी ऐसी चीज में बदलने का एहसास जो वो कभी नहीं बनने वाली थी, जो कभी कुछ बनने के लिए नहीं थी, या शायद बस जिसकी अनुमति नहीं थी। ये उस पुनर्जन्म के उत्साहजनक एहसास के बिल्कुल विपरीत था जो अवेकन ने पहले नाइटमेयर को पूरा करने या पहली बार ड्रीम रिलम से लौटने के बाद अनुभव किया था। आपके पूरे शरीर के अलग होने और फिर से जुड़ने का एहसास, केवल एक बार फिर से अलग होने के लिए। लो फिर शुरू हो गया। वो जिस यातनापूर्ण पीड़ा का अनुभव कर रहा था, वो उसी के समान थी जिससे वो वीवर के खून की बूंद का सेवन करने के बाद गुजरा था। तब ऐसा लगा था जैसे उसके शरीर की हर मांसपेशी, हर रेशा, हर अणु बार बार नष्ट और फिर से बनाया गया हो, हर बार थोड़ा अलग बनकर। दर्द विशेष रूप से तब भयानक था जब बात उसकी आंखों की आई थी, जिसमें ऐसा लगा था जैसे दो सफेद गर्म छड़ें उनमें डाल दी गई हों। इस बार ये अलग था। दर्द उसकी रीढ़ में, उसकी हड्डियों में, उनमें व्याप्त मज्जा में केंद्रित था। खासकर उसकी उंगलियों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पिघली हुई, दहकती हुई तरल धातु उनके माध्यम से बह रही हो। सनी चीखा, लानत है, धत तेरे की, सब पर लानत है। ये बहुत दर्दनाक था। हालांकि
यातना उतनी देर तक नहीं चली जितनी सोल डिवोरिंग ट्री की शाखाओं में चली थी। कुछ और मिनटों के बाद सनी ने महसूस किया कि ब्लड वीव अचानक जीवित हो उठा और उसकी नसों के माध्यम से दौड़ा, उस भयानक गर्मी को सोख लिया और फिर उसे अपने शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दर्द कम हो गया। लेकिन बदलाव की प्रक्रिया जारी रही। सनी पसीने से लथपथ और भारी सांस लेते हुए फर्श पर पसर गया। वो खुद को बदलते हुए महसूस कर सकता था। ये एक अजीब और बेहद अप्रिय सनसनी थी, जो एक गहरी गलतफ हमी के एहसास से भरी थी, लेकिन उतनी विनाशकारी रूप से कष्टदायक नहीं थी जितनी कि कुछ सेकंड पहले थी। हे भगवान, ये बहुत भारी था। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी। सनी ने एक तरफ देखा और सैंड को देखा, जो चुपचाप उसके ऊपर खड़ी थी और ठंडी उदासीनता के साथ दूसरी ओर देख रही थी। इतनी बेरमी, कोई सहानुभूति नहीं। कम से कम वो खुश परछाई उसके बारे में बहुत चिंतित लग रही थी, या खुद के बारे में। वो घबराहट में इधर उधर टहल रही थी, समय समय पर सनी की ओर मुड़ रही थी और डरते डरते अपना प्रोत्साहन दे रही थी। उदास परछाई वर्तमान में उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थी। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो वैसे भी उसका मजाक उड़ाती। वो खुशमिजाज वाला वास्तव में बहुत चिड़चिड़ा है। मैं इसके बजाय मजाक का पात्र बनना पसंद करूंगा। लानत है। दांत पीसते हुए सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के ध्वस्त होने और फिर से बनने के उस अप्रिय एहसास को जितना हो सके सहन किया। काफी समय बाद, जो एक अनंत काल जैसा लगा, ये सब आखिरकार खत्म हो गया। सनी के शरीर में राहत की एक गहरी भावना फैल गई। ये महसूस हुआ किसी तरह अधिक ठोस, मजबूत, दृढ़, लचीला। मैंने आखिर क्या? स्पेल की आवाज अचानक उस गंभीर अंधेरे हॉल में गूंज उठी, जिसने उसके विचारों को बाधित कर दिया। क्या वो इसकी कल्पना कर रहा था या उसमें एक गहरे उत्साह का स्वर था? उसने कहा, आपका एक एट्रीब्यूट विकसित हुआ है। आपने एक नया एट्रीब्यूट हासिल किया है। कमाल है। सनी ने बैठने के लिए संघर्ष किया और फिर जल्दी से रून्स को बुलाया। क्या? मैंने इस बार खुद के साथ क्या किया है? उसके सामने हवा में रून्स चमकने लगे और सनी ने जल्दी से अपने एट्रीब्यूट्स का वर्णन करने वाले समूह को देखा। एट्रीब्यूट्स: फेटेड, एम्बर ऑफ डिविनिटी। रुको, एम्बर? ये नया था। उसने एम्बर ऑफ डिविनिटी पर ध्यान केंद्रित किया और रून्स की कतार का अध्ययन किया। एट्रीब्यूट विवरण: आपकी आत्मा के भीतर गहराई में दिव्यता का एक अंगारा चमकता है, जो एक उज्जवल लौ में फूटने के लिए लगभग तैयार है। हाँ, तो अब मेरे पास दिव्यता के प्रति और भी अधिक जुड़ाव है। समझ में आता है। आखिरकार उसने अभी अभी एक वास्तविक देवता की उंगली की हड्डी निगली थी। बेसब्र होकर सनी वापस एट्रीब्यूट्स की सूची की ओर मुड़ा, जहां 3 और बचे थे। पहले 2 को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, चाइल्ड ऑफ शैडोज, ब्लड वीव, लेकिन तीसरा वाला नया था। सूची के बिल्कुल अंत में कई नए रून्स दिखाई दिए। सनी ने अपनी सांस रोकी और पढ़ा, एट्रीब्यूट बोन वीव, चैप्टर 451। बोन वीव। सनी ने अपने दिमाग में ये शब्द गूंजने दिया, एक जंगली खुशी से भरकर। उसे अभी तक नहीं पता था कि उस एट्रीब्यूट ने उसे क्या तोहफा दिया है, लेकिन उसे यकीन था कि ये कुछ खास होगा। आखिरकार ब्लड वीव ने उसकी जान इतनी बार बचाई थी, और मॉर्डेंट मिमिक के साथ अपनी मुठभेड़ के बाद उसने सीखा था कि मजबूत हड्डियां होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सख्त खून होना। रूनों से अपनी नजर हटाते हुए उसने अपने एक हाथ को घूरा और फिर मुट्ठी बना ली। ये वो हाथ था जिसे उस घिनौने जीव ने चकनाचूर कर दिया था, और फिर जब वो नीचे वाले आसमान में गिर रहा था तो वो धीरे धीरे ठीक हो गया था। भले ही सनी पिछले कुछ दिनों से इसका उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन ये कमजोर, अजीब और थोड़ा क्षतिग्रस्त महसूस होता था। लेकिन अब ये बिल्कुल नया जैसा था। वास्तव में उससे भी बढ़कर यह पहले से कहीं बेहतर था। उसकी सभी हड्डियां बहुत अधिक टिकाऊ और लचीली महसूस हो रही थी, ज्यादा मजबूत। उसके जोड़ भी थोड़े अधिक फुर्तीले लग रहे थे। उसके दांत ऐसे लग रहे थे जैसे वे पत्थरों को कुचल सकते हैं और धातु को काट सकते हैं।
हालांकि सबसे अजीब बदलाव उसकी उंगलियों में हुआ था। यह बहुत स्पष्ट नहीं था। हालांकि सतह पर यह बस ऐसा लग रहा था जैसे वे सूक्ष्म रूप से अधिक संवेदनशील हो गई थी। चीजों को छूने का एहसास गहरा और समृद्ध हो गया था। हालांकि सनी को संदेह था कि असली बदलाव अधिक गहरा था। बस वो नहीं जानता था कि यह वास्तव में क्या था। ब्लड वीव ने उसकी आंखों को बहुत ही मौलिक तरीके से बदल दिया था, इसलिए बोन वीव में भी बहुत संभावनाएं होनी चाहिए। उसने अपनी उंगलियां अपने फटे हुए कपड़ों के नरम कपड़े पर फेरी और बनावट की हर बारीकी को महसूस करके हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगलियों के पोरों में अपनी खुद की आंखें थी। ये उपयोगी होने वाला है। फिर उसके पेट से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसने सनी को याद दिलाया कि वो एक गंभीर समस्या को भूल रहा था। वो भूखा था। वास्तव में वो भूख से मर रहा था। सनी ने एक पीड़ादायक कराहट दी और चारों ओर देखा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, ऑब्सिडियन टॉवर के स्तर पर कोई भोजन नहीं था। यहां केवल पत्थर, अंधेरा और चुप्पी थी। उफ! अपने पेट को पकड़े हुए वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। फिर धीरे धीरे पहली मंजिल पर चढ़ा। वहां उसने कोवेटस कॉफर को बुलाया और उदास होकर ढक्कन खोल दिया। अंदर मिमिक के मांस के कुछ आखिरी टुकड़े बचे थे, जिन्हें उसने ऑब्सिडियन टॉवर के नीचे अपनी लंबी गिरावट से पहले स्टोर किया था। सनी ने उनमें से एक को बाहर निकाला, उसे घूरा और फिर एक गहरी आह भरी। मांस काला, सड़ा हुआ और दुर्गंधपूर्ण था। यह बिल्कुल भी खाने लायक नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी नाक बंद करते हुए सनी ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया, फिर चबाने लगा। स्वाद भयानक था, लेकिन उसने इसे निगलने के लिए मजबूर किया। ओह, घिनौना! उसने बाकी मांस भी खा लिया और फिर एंडलेस स्प्रिंग से पानी पीकर उस भयानक स्वाद को धोने की कोशिश की। अब जब उसका पेट थोड़ा भर गया था, तो वो फिर से सोचने में सक्षम था। सनी ने ऑब्सिडियन टॉवर के अंदरूनी हिस्सों को देखा, जो अब खंडहर बन चुका था। तो मैं यहां हूं। अब क्या? उसके पास एक नया एट्रीब्यूट था और वो अभी भी जिंदा था, लेकिन वो अभी भी नीचे वाले आसमान में फंसा हुआ था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता था। दैवीय आग का समंदर अभी भी वहां था, और भले ही वो किसी तरह उसे पार कर भी ले, तो भी वो उस अनंत ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाएगा। उसका एकमात्र रास्ता ऑब्सिडियन टॉवर के माध्यम से था, या बल्कि जो कुछ भी इसके अंदर छिपा था। सनी ने अपनी आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की कि उसने टॉवर के बारे में क्या सीखा था। ये अंडरवर्ल्ड के डेमन का निवास स्थान था, जो देवताओं का दुश्मन था, और उस डेमन का नाम। सनी की आंखें अचानक खुल गई। उसने अपनी याददाश्त में कुछ टटोला और फिर तेजी से अपनी उंगली की हड्डी को देखा, जो अब उसके शरीर का हिस्सा बन गई थी। वीवर, किस्मत का डेमन, अननोन का पहलौठा। क्या यह संभव था कि ऑब्सिडियन टॉवर वीवर का था? नहीं, यह समझ में नहीं आता। टॉवर के मालिक ने इसे दैवीय आग को इकट्ठा करने के लिए बनाया था, और वीवर का आग से कोई लेना देना नहीं था। वीवर किस्मत और झूठ का मास्टर था। तो फिर वीवर की हड्डी यहां क्या कर रही थी? और वो कटा हुआ हाथ, वो किसका था? सनी ने अपना सिर हिलाया। बहुत सारे सवाल थे और बहुत कम जवाब, लेकिन एक बात पक्की थी, उसकी किस्मत इस जगह से जुड़ी थी, और अगर वो बचना चाहता था तो उसे उन रहस्यों को सुलझाना होगा जो ऑब्सिडियन टॉवर में छिपे थे। उसने एक दृढ़ संकल्प के साथ सेंट की ओर देखा। चलो, हमें अभी भी बहुत कुछ खोजना है। अगले कुछ दिनों में सनी ने टॉवर के बाकी हिस्सों का पता लगाया। दूसरा स्तर, जहां उसने वो चांदी का पात्र और सड़ा हुआ हाथ पाया था, अब खाली था। वो भयानक सड़न पूरी तरह से गायब हो गई थी और हाथ धूल में बदल गया था। तीसरा स्तर एक तरह की प्रयोगशाला जैसा लगता था। वहां अजीबोगरीब कांच के उपकरण और धातु की मशीनें थी, जो अब सभी टूटी फूटी और बेकार पड़ी थी। सनी ने वहां बहुत समय बिताया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे मशीनें क्या करती थी, लेकिन वे बहुत जटिल थी
और समय ने उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। हालांकि उसने एक दीवार पर कुछ और रून देखे। ये रून उन रूनों से अलग थे जो उसने पहले देखे थे। वे स्पेल के रूनों जैसे लग रहे थे। सनी ने उनका अध्ययन किया और धीरे धीरे उन्हें समझने लगा। वे एक कहानी बता रहे थे, एक डेमन की कहानी जिसने देवताओं को चुनौती दी थी। एक डेमन जो अपनी ही रचनाओं से प्यार करता था और उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन अंत में वो हार गया और उसे अपनी ही दुनिया से भागना पड़ा। सनी ने रूनों को पढ़ा और उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। तो ये अंडरवर्ल्ड के राजकुमार की कहानी है, लेकिन रूनों के अंत में एक और नाम था। एक ऐसा नाम जिसे देखकर सनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वीवर। ये लिखा था कि वीवर ने अंडरवर्ल्ड के राजकुमार की मदद की थी। लेकिन क्यों? वीवर और अंडरवर्ल्ड के डेमन एक दूसरे से नफरत करते थे, है ना? वे सभी एक दूसरे के दुश्मन थे। तो फिर वीवर ने उसकी मदद क्यों की? और फिर सनी को वो हड्डी याद आई। क्या ऐसा हो सकता है कि वीवर ने उस हड्डी को कीमत के रूप में चुकाया हो, अंडरवर्ल्ड के राजकुमार की मदद करने के बदले में? ये एक बहुत बड़ा जुआ था। लेकिन अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि सनी के पास अब न केवल एक बल्कि दो डेमन्स की विरासत थी, ब्लड वीव और बोन वीव। वो वीवर का वंशज बनता जा रहा था। और यह विचार जितना रोमांचक था उतना ही डरावना भी था, क्योंकि रूनों में एक और बात लिखी थी। वीवर की वंशावली शापित थी। जो कोई भी इसे धारण करेगा वो दुर्भाग्य और आपदाओं को आकर्षित करेगा। सनी हंसा, एक सूखी और कड़वी हंसी, जैसे कि मुझे इसकी जरूरत थी। उसने पहले ही फेटेड एट्रीब्यूट के कारण काफी मुसीबतें झेली थी। अब ये बढ़िया, बस बढ़िया। उसने रूनों से मुंह मोड़ लिया और खिड़की से बाहर देखा। बाहर अनंत अंधेरा था और उस अंधेरे में ओब्सिडियन टॉवर अकेला खड़ा था, बिल्कुल सनी की तरह। चैप्टर 452। कई दिन बाद सनी ऑब्सिडियन टॉवर के पहले स्तर के केंद्रीय हॉल में टूटे हुए फर्नीचर के एक टुकड़े पर बैठा था। कोवेटस कॉफर उसके पास खड़ा था। उसका ढक्कन खुला था और उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वो अपने हाथ में क्रूल साइड पकड़े हुए था। उस उदास भाले की चांदी की ब्लेड सफेद रोशनी से चमक रही थी, जिसमें दैवीय आग समाई हुई थी। सनी वर्तमान में उस दैवीय आग का उपयोग सड़े हुए काले मांस के एक टुकड़े को भूनने के लिए कर रहा था। यह मिमिक के मांस का आखिरी टुकड़ा था जिसे उसने कोवेटस कॉफर में जमा किया था, इससे पहले कि वो उन बेरहम तारों के समंदर में गोता लगाता। सेंट भी पास में थी, अपनी सामान्य ठंडी उदासीनता के साथ दूर देख रही थी। उसने उसकी ओर देखा, फिर आह भरी। माफ करना कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर से कुछ खिलाया नहीं है। शैडो ने उसके शब्दों पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। सनी ने बात करना जारी रखा, उस खामोश दानव की स्पष्ट अरुचि से बेपरवाह होकर। अरे, ये सच नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है। इसके बजाय मेरी अविश्वसनीय किस्मत को दोष दो। मैं क्या कर सकता हूं? जो मेमोरीज मुझे मिलती है वे बस बहुत ही अविश्वसनीय है। मैं तुम्हें उन्हें कैसे खाने दे सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। वो मुस्कुराया, फिर सिहरते हुए काले मांस पर एक संदिग्ध नजर डाली और आह भरी। मुझे लगता है कि ये हो गया है। क्रूल साइड को गायब करते हुए सनी मांस को अपने मुंह तक लाया और उसमें से एक टुकड़ा काट लिया। जैसे ही उसने चबाया, उसके चेहरे पर एक बिल्कुल दुखी अभिव्यक्ति दिखाई दी। आह, क्या बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूं सेंट, ये मांस बिल्कुल स्वादिष्ट है। मुझे तुम पर दया आती है, सच में, इस दैवीय स्वाद को चखने में असमर्थ होने के लिए। ओ लानत है, मैं किसे बेवकूफ बना रहा हूं। ये बिल्ली की टट्टी जैसा स्वाद देता है। बेशक उसे नहीं पता था कि बिल्ली की टट्टी का स्वाद कैसा होता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि ये सड़े हुए मिमिक के मांस के स्वाद के बहुत करीब होगा। बड़ी मुश्किल से उस निवाले को निगलते हुए सनी ने एक और लेने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन अचानक रुक गया क्योंकि एक आवाज ने उसे रोका। मांस का स्वाद बहुत बुरा नहीं हो सकता, तुम बस बहुत नखरेबाज हो। सनी पलक झपकते ही जम गया, फिर धीरे से अपना सिर घुमाया और उस छोटी, गोल और प्राचीन दर्पण को देखा जो मलबे के ढेर के बीच पड़ा था। यह उन कई चीजों में से एक था
जिसे उसने कोवेटस कॉफर से बाहर निकाला था, सिर्फ ये जांचने के लिए कि उसके पास क्या क्या बचा है। अभी दर्पण की अंधेरी सतह में एक पीला पतला चेहरा दिखाई दे रहा था। ये सनी का अपना चेहरा था, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं भी था। प्रतिबिंब की आंखें एक अजीब शांत बुद्धिमत्ता से चमक रही थी, जो उसकी अपनी नहीं थी। मॉडरेट, दर्पण में दिख रहा युवक मुस्कुराया। लंबे समय से नहीं मिले, सनी। सनी ने उसे घूरा। मांस का टुकड़ा अभी भी उसके हाथ में था। तुम अभी भी यहां हो? मॉडरेट हंसा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सनी। मैं तुम्हारी परछाई हूं, याद है? सनी ने मुंह बनाया। तुम मेरी परछाई नहीं हो, तुम बस मेरे दिमाग में एक आवाज हो, और एक बहुत ही परेशान करने वाली आवाज, अगर मैं कहूं तो। आउच! वो कठोर था। सनी ने मांस का एक और टुकड़ा खाया और फिर पूछा, तो तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? जब मैं उस आग में जल रहा था तो तुमने कुछ नहीं कहा। मैं देख रहा था और आनंद ले रहा था। तुम्हारा संघर्ष काफी मनोरंजक था। सनी ने उसे घूर कर देखा। खुशी है कि मैं तुम्हारा मनोरंजन कर सका। फिर वो गंभीर हो गया। तो तुम ऑब्सिडियन टॉवर के बारे में क्या जानते हो? मॉडरेट का प्रतिबिंब थोड़ा हिल गया। ओह, ये जगह, ये काफी दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले से ही इसका अधिकांश हिस्सा जान चुके हो। हां, शायद, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंडरवर्ल्ड के राजकुमार ने इसे क्यों बनाया, और वो यहां क्या कर रहा था। वो यहां छिप रहा था, बिल्कुल। किससे? देवताओं से, और अपने भाई बहनों से भी। तुम जानते हो, डेमन्स और देवता, उनके रिश्ते काफी जटिल थे। सनी ने सिर हिलाया। ये तो उसे पता ही था, लेकिन उसने इसे विशेष रूप से यहां क्यों बनाया, नीचे वाले आसमान में? क्योंकि ये एकमात्र जगह थी जहां देवताओं की नजर नहीं पहुंच सकती थी, कम से कम आसानी से नहीं। सनी ने ऑब्सिडियन टॉवर की काली दीवारों को देखा। तो ये एक सुरक्षित घर था, एक तरह से, लेकिन ये एक जेल भी था। जेल? हां, उसने खुद को यहां कैद कर लिया था, अपनी ही इच्छा से। सनी ने इस पर विचार किया। एक डेमन, इतना शक्तिशाली कि वो देवताओं को चुनौती दे सके, खुद को एक अंधेरे टॉवर में कैद कर रहा है। ये अजीब था। लेकिन क्यों? मॉडरेट मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। शायद उसे किसी चीज का डर था, या शायद वो किसी चीज की रक्षा कर रहा था। किस चीज की? ये तुम्हें पता लगाना है, सनी। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। सनी ने एक चिढ़ भरी आवाज निकाली। तुम कभी भी कुछ सीधा नहीं बताते, है ना? सीधापन उबाऊ है, रहस्य जीवन का मसाला है। सनी ने मांस का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और अपनी उंगलियां चाटी। खैर, मसाला हो या न हो, मुझे यहां से निकलने का रास्ता चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मॉडरेट कुछ पलों के लिए चुप रहा। शायद, लेकिन पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। क्या? तुमने वो हड्डी क्यों खाई? सनी रुक गया। उसे वह पल याद आया जब उसने वीवर की उंगली की हड्डी निकली थी। मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। क्यों? क्या इसमें कुछ गलत है? गलत नहीं, लेकिन यह खतरनाक है, बहुत खतरनाक। खतरनाक कैसे? वीवर की वंशावली, ये केवल शक्ति नहीं लाती, ये एक बोझ भी लाती है। क्या तुम उसे उठाने के लिए तैयार हो? सनी ने अपने हाथ को देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस हो रहा था। मेरे पास कोई विकल्प है क्या? नहीं, वास्तव में नहीं। मॉडरेट फिर से हंसा। खैर, चिंता मत करो, तुम अभी तक नहीं मरे हो। ये एक अच्छा संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस रास्ते के बारे में। सनी ध्यान से सुनने के लिए आगे झुका। तुम्हें ऑब्सिडियन टॉवर और आइवरी टॉवर के बीच का संबंध खोजना होगा। आइवरी टॉवर, वह जो ऊपर आसमान में है? हां, ये दोनों टॉवर जुड़े हुए हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि तुम एक को नियंत्रित कर सकते हो, तो तुम दूसरे तक पहुंच सकते हो। कैसे? ये आसान हिस्सा है, या शायद सबसे मुश्किल। तुम्हें बस पुल ढूंढना है। पुल? हां, एक रास्ता जो नीचे को ऊपर से जोड़ता है, अंधेरे को रोशनी से। सनी ने सोचा। उसने टॉवर के हर स्तर की तलाशी ली थी,
लेकिन उसे ऐसा कोई पुल नहीं मिला था। सिवाय उसकी आंखें चमक उठीं। छठा स्तर, वहां एक मेहराब है, एक पत्थर का गेट। मॉडरेट की मुस्कान चौड़ी हो गई। वहां तुम हो। मुझे पता था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन मैंने उसे सक्रिय करने की कोशिश की। यह काम नहीं किया। बेशक नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है यह सिर्फ छाया के सार से खुल जाएगा? ये अंडरवर्ल्ड के राजकुमार का टॉवर है, सनी। लेकिन ये आइवरी टॉवर से भी जुड़ा है। और आइवरी टॉवर किसका है? सनी को याद आया। आशा का डेमन, या इच्छा का। सही। और आशा हमेशा उज्जवल होती है ना? सनी को समझ में आने लगा। तो मुझे रोशनी की जरूरत है। रोशनी नहीं, आग, दैवी आग। सनी ने क्रूल साइड को देखा। ओह हां, ऑब्सिडियन टॉवर का निर्माण दैवीय आग को इकट्ठा करने के लिए किया गया था। ये उसका ईंधन है और ये उसकी चाबी भी है। सनी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। तो मुझे बस उस मेहराब में दैवीय आग डालनी है? मूल रूप से हां। धन्यवाद मॉर्डेंट। तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मुझे लगा था। ओह, मैं बहुत बुरा हूं सनी। तुम बस अभी तक मुझे नहीं जानते। दर्पण में छवि धुंधली हो गई और फिर गायब हो गई। सनी फिर से अपनी परछाई को देख रहा था। अजीब आदमी, लेकिन उसके पास अब एक योजना थी। उसने सैंड को इशारा किया। चलो, हमें एक पोर्टल खोलना है। चैप्टर 453। ऑब्सिडियन टॉवर का चौथा स्तर सनी के लिए एक सरप्राइज था। निचले स्तरों के विपरीत, जो या तो खाली थे या मलबे से भरे थे, ये स्तर अभी भी काफी अच्छी स्थिति में था। केंद्रीय हॉल को एक विशाल, गंभीर मंदिर में बदल दिया गया था। इसके केंद्र में काले गोमेद के एक ही टुकड़े से काटी गई एक वेदी थी और उसके पीछे एक युवा महिला की एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर मूर्ति थी, जो एक बहने वाले अंगरखा पहने हुए थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। युवती एक हाथ में तारा और दूसरे में बिजली का बोल्ट पकड़े हुए थी। सनी को पूरा यकीन था कि वो कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्म गॉड थी, जिसे ब्लैक स्काइज की देवी के रूप में भी जाना जाता था। महासागरों, गहराइयों, अंधेरे, सितारों, यात्रा, मार्गदर्शन और आपदा की देवी, जो वास्तव में दिलचस्प था। अंडरवर्ल्ड का राजकुमार अपनी कट्टर दुश्मन के लिए एबोनी टॉवर के बिल्कुल बीच में एक मंदिर क्यों बनाएगा? ऐसा लगता था कि उनका रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना सनी ने सोचा था। हालांकि वो वेदी में बहुत अधिक रुचि रखता था। मंदिर खोजने के बाद सनी ने गोमेद की सतह पर जादुई सिक्के रखने की कोशिश की थी और यहां तक कि उस पर अपना थोड़ा खून भी गिराया था। लेकिन इस बार देवताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। सिक्के भी छाया के सार में बदलने के बजाय बस वेदी पर पड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि वेदी बिल्कुल भी रहस्यमय नहीं थी। वास्तव में जहां तक वेदियों की बात थी, ये काफी साधारण प्रतीत होती थी। सनी ने जल्दी ही इसमें रुचि खो दी थी और महान पगोड़ा की खोज जारी रखी थी। और वो उस निर्णय से निराश नहीं हुआ था, क्योंकि एबोनी टॉवर के 5वें स्तर पर कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। 5वां स्तर लगभग सनी को मार ही डाला था। ये पूरी तरह से खाली था। इसकी काली दीवारें अंधेरे में डूबी हुई थी और बिना किसी सजावट के थी। कोई धूल नहीं थी। फर्नीचर, औजारों या अजीब धातु उपकरणों के कोई बर्बाद टुकड़े नहीं थे, यहां तक कि लालटेन भी नहीं। हालांकि दीवारों में ही अनगिनत रून नक्काशीदार थे और लगभग सभी रून उस प्रकार के थे जो एक बीमार, भयानक सनसनी बिखेरते थे, जिससे किसी को ऐसा महसूस होता था जैसे उसका दिमाग टूट रहा है। वही रहस्यमयी रून जिनका उपयोग स्पेल ने अननोन का वर्णन करने के लिए किया था और जिन्हें सनी ने डार्क सिटी में बर्बाद कैथेड्रल के नीचे छिपी छोटी कोठरी के कैदी द्वारा फर्श पर लिखा देखा था। तब उन्हें देखने से सनी को एक भारी झटका लगा था, लेकिन वो डटा रहा और अंततः कैदी द्वारा लिखे गए एक ही वाक्यांश को पढ़ने में सक्षम हुआ, जो बाकी सब चीजों के विपरीत एक परिचित लिपि में था। हेल वीवर, किस्मत का डेमन, अननोन का पहलौठा, एबोनी टॉवर के 5वें स्तर पर। हालांकि भयानक रूनों की संख्या बहुत अधिक थी और उनमें से अधिकांश बहुत अधिक तीव्र, बहुत अधिक शक्तिशाली लग रहे थे। जब सनी ने पहली बार अंधेरे हॉल में कदम रखा था,
तो वो चिल्लाया और पीछे कूद गया। फिर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए वापस टॉम गॉड के मंदिर तक पहुंचा। अच्छी बात यह थी कि उसकी हड्डियां अब बहुत अधिक सख्त थी। आखिरकार, हालांकि वो रूनों के हॉल में लौट आया था। सनी जानता था कि उन घिनौने लेखों को देखने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, शायद उसे सीधे मार भी सकता है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके ऐसा किया था। शैडो सेंस की मदद से अपना रास्ता टटोलते हुए वो धीरे धीरे दीवारों के साथ चला और फिर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को पाया। और वहां छठे और आखिरी स्तर पर उसे वो मिला जिसकी उसे तलाश थी। एक छोटा गोलाकार हॉल जिसमें केंद्र में एक ही वस्तु थी, एक सुंदर पत्थर का मेहराब। ये एक खाली दरवाजे के ढांचे जैसा लग रहा था, जो बिना किसी दीवार के फर्श पर खड़ा था। मेहराब के चारों ओर रूनों का एक चक्र था, लगभग वैसा ही जैसा क्रिम्सन स्पायर में गेटवे था। वास्तव में सनी ने यही माना कि यह क्या था, एक निष्क्रिय गेटवे। इसी कारण से उसने इन दिनों को इसे सक्रिय करने का तरीका खोजने में बिताया था। उसने मेहराब में ही छाया का सार डाला था। साथ ही हॉल के हर कोने में उसने अपरिचित रूनों का अध्ययन किया था, ये उम्मीद करते हुए कि या तो उनका अनुवाद करने का कोई तरीका मिलेगा या शायद कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां वे क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस प्रकार मेहराब को बेकार कर दिया गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया था अभी तक। मॉडर द्वारा दी गई जानकारी ने तुरंत सब कुछ बदल दिया। सनी कुछ देर तक खामोश रहा, बुखार की तरह सोच रहा था। दोनों टॉवरों के बीच एक पुल, ये इस निराशाजनक जगह से बचने और वास्तविक दुनिया में लौटने का उसका मौका था। समस्या यह थी कि उसे कोई सुराग नहीं था कि यह कनेक्शन क्या था जिसके बारे में मॉडर्न ने उसे बताया था। हालांकि उसके पास एक विचार था। पिछले कुछ दिनों में सनी ने बाकी ऑब्सिडियन एबोनी टॉवर का पता लगाया था। उसने कुछ दिलचस्प खोजें की थी, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अब धूल और मलबे के अलावा कुछ नहीं था। पगोड़ा के अंदर लगभग सब कुछ समय के हमले के कारण विघटित हो गया था जब उसने इसके द्वार खोले थे। हालांकि उसकी सबसे आशाजनक और रहस्यमयी खोज टॉवर के अंतिम स्तर पर स्थित थी, एक छोटे गोलाकार हॉल में जिसमें एक सुंदर पत्थर के मेहराब के अलावा कुछ भी नहीं था, जो अकेले इसके केंद्र में खड़ा था और एक गलत जगह रखे गए खाली दरवाजे के ढांचे जैसा दिखता था। मेहराब के बारे में सबसे दिलचस्प हिस्सा यह था कि यह रूनों के एक चक्र से घिरा हुआ था, लगभग वैसा ही जैसा क्रिम्सन स्पायर में गेटवे था। वास्तव में सनी ने यही माना कि यह क्या था, एक निष्क्रिय गेटवे। इसी कारण से उसने इन दिनों को इसे सक्रिय करने का तरीका खोजने में बिताया था। उसने मेहराब में ही छाया का सार डाला था। साथ ही हॉल के हर कोने में उसने अपरिचित रूनों का अध्ययन किया था, ये उम्मीद करते हुए कि या तो उनका अनुवाद करने का कोई तरीका मिलेगा या शायद कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां वे क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस प्रकार मेहराब को बेकार कर दिया गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया था अभी तक। मॉडर द्वारा दी गई जानकारी ने तुरंत सब कुछ बदल दिया। दैवीय आग। सनी ने मेहराब को देखा और फिर अपने हाथ में क्रूल साइट को। अगर मॉडर्न सही था और ऑब्सिडियन टॉवर वास्तव में दैवीय आग को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, तो शायद इस मेहराब को सक्रिय करने के लिए उसी आग की आवश्यकता थी। ये एक जुआ था, लेकिन यह कोशिश करने लायक था। सनी मेहराब के पास गया और क्रूल साइट को उठाया। उसने डार्क मिरर एट्रीब्यूट को सक्रिय किया और भाले की ब्लेड को दैवीय आग से भर दिया। सफेद लपटें धातु पर नाचने लगी, एक तीव्र गर्मी बिखेरती हुई। सनी ने एक गहरी सांस ली और फिर भाले की नोक को मेहराब के काले पत्थर से स्पर्श किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और आग को पत्थर में प्रवाहित होने का आदेश दिया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ और फिर मेहराब के चारों ओर के रून चमकने लगे, पहले धीरे धीरे, एक फीकी टिमटिमाती रोशनी के साथ, लेकिन फिर रोशनी तेज हो गई और रून स्थिर और चमकदार हो गए। मेहराब के अंदर की खाली जगह में हवा झिलमिलाने लगी। एक धुंधला घूमता हुआ भंवर दिखाई दिया जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ये एक पोर्टल था। सनी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये काम कर गया, ये सच में काम कर गया।
वो खुशी से चिल्लाना चाहता था। वो आखिरकार इस जेल से बाहर निकलने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो कूद सके, उसे एक और काम करना था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां सैंड खड़ी थी। तैयार हो? शैडो ने अपना सिर हिलाया और फिर उसके करीब आ गई। सनी ने कोवेटस कॉफर को वापस बुलाया और फिर पोर्टल की ओर मुड़ा। उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ क्या है। शायद वो सीधे आइवरी टॉवर में निकलेगा, शायद वो किसी और जगह निकलेगा, लेकिन ये यहां रहने से बेहतर था। चलो चलें। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पोर्टल में प्रवेश कर गया। दुनिया घूम गई और अंधेरा उसे निगल गया। चैप्टर 454। 5वें स्तर के रूनों ने सनी को लगभग मार डाला था, लेकिन अब वो वापस आ गया था। पोर्टल को सक्रिय करने से पहले सनी ने फैसला किया कि उसे उन रूनों के बारे में अधिक जानने की जरूरत है। अगर वो इस जगह को छोड़ रहा था, तो उसे जितना संभव हो उतना ज्ञान अपने साथ ले जाना चाहिए। ज्ञान शक्ति थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिमाग को तैयार किया और रूनों के हॉल में प्रवेश किया। तुरंत एक भारी दबाव ने उसे घेर लिया। उसके सिर में दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसके दिमाग को अंदर से निचोड़ रहा हो। रूनों से निकलने वाली आभा भयानक थी, जो पागलपन और विनाश का वादा कर रही थी। लेकिन सनी अब मजबूत था। उसका दिमाग फेटेड और वीवर की वंशावली के कारण सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक लचीला था। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और दीवारों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। रूनों में से अधिकांश अभी भी उसकी समझ से परे थे। वे अननोन की भाषा में लिखे गए थे, जिसे पढ़ना या समझना लगभग असंभव था। लेकिन कुछ रून अलग थे। दीवारों के कुछ हिस्सों पर रूनों के बीच चित्र बने हुए थे, और उन चित्रों के नीचे छोटे शिलालेख थे जो एक अधिक परिचित लिपि में लिखे गए थे। सनी एक चित्र के पास रुका। ये एक मकड़ी के जाले जैसा दिखता था, जिसके केंद्र में एक मुखौटा था, वीवर का मुखौटा, और उसके नीचे लिखा था किस्मत। लेकिन उसके पास एक और प्रतीक था, जिसका अर्थ प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा था। तो वास्तव में ये किस्मत था। मूल रूप से अंडरवर्ल्ड के राजकुमार को भी नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा भाई बहन कहाँ रहता था। और सनी के दिमाग में ये चित्र क्या थे? वे 7 डेमन्स, या बल्कि उनके डोमेन का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अपने आप में लुभावना होने के साथ साथ कई चीजों का मतलब भी था। सबसे पहले कि 3 महान कुलों को 3 डेमन से अपने गढ़ विरासत में मिले थे, या कम से कम उन्होंने ड्रीम रिलम के उन क्षेत्रों में अपने गढ़ बनाए थे जहां डेमन्स कभी रहते थे। दूसरा कि अंडरवर्ल्ड, सबसे अधिक संभावना है, होलो माउंटेन्स के नीचे स्थित था। ये डेथ जोन वो बहुत ही अंधेरा और गुफाओं वाला डोमेन था, जहां अंडरवर्ल्ड के राजकुमार ने ब्लैक स्काइज की देवी के साथ अपने संघर्ष के बाद पीछे हट गए थे। और अंत में कि उस सुंदर और समृद्ध भूमि का शासक, जिसने सूर्य देव के क्रोध को आमंत्रित किया और अपने राज्य को विनाश के लिए बर्बाद कर दिया। और अंततः चैंड आइल्स में परिवर्तन, वह भी एक डेमन था। संयोग से आइवरी टॉवर की छवि के पास पत्थर में खुदा हुआ शिलालेख वीवर के बाद एकमात्र ऐसा था जिसका सनी अनुवाद करने में सक्षम था, क्योंकि रून उन लोगों से काफी मिलते जुलते थे जो आमतौर पर स्पेल द्वारा उपयोग किए जाते थे। ये था इच्छा। रूनों का दूसरा अर्थ हालांकि था आशा। आइवरी टॉवर कभी आशा के डेमन का था। इस खुलासे ने सनी को सोचने के लिए बहुत कुछ दिया था। आशा का डेमन, या इच्छा का एक डेमन जिसकी शक्ति संभवतः आत्माओं और दिमाग से जुड़ी थी। ऐसा प्राणी क्या कार्य कर सकता था जिससे सूर्य देव ने उसके पूरे डोमेन को नष्ट कर दिया? और उसके बाद उस प्राणी का क्या हुआ? हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं थे। सनी धीरे धीरे और अधिक सीख रहा था। हालांकि अभी के लिए उसने जो जानकारी अर्जित की थी वो बिखरी हुई और असंबद्ध थी। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ज्ञान जमा करता रहा तो एक दिन वे एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो कौन से भयानक और अद्भुत सच उजागर करेगा? शायद जीवन भर के झूठ की भरपाई करने के लिए पर्याप्त। वीवर और आइवरी टॉवर को समर्पित शिलालेखों के अलावा सनी किसी और चीज का अनुवाद करने में विफल रहा। हालांकि उसने होलो माउंटेन्स, बेस्टिन,
रेवेनहार्ट, स्टॉर्म सी पर नौकायन करने वाले जहाज और पूर्व में रहस्यमय पिरामिड का वर्णन करने वाले अपरिचित रूनों के हर छोटे विवरण को याद कर लिया था। जब मैं असली दुनिया में वापस आऊंगा तो मुझे टीचर जूलियस से मिलना होगा। उन्हें इस लिपि के बारे में कुछ पता होना चाहिए, है ना? नक्शे के बारे में सोचते हुए सनी रून हॉल में दाखिल हुआ, अपनी आंखें बंद रखीं और एबोनी टॉवर के छठे स्तर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के प्रवेश द्वार तक चला गया। आखिरी वाला। जब उसने पत्थर के मेहराब के कक्ष में प्रवेश किया तो उसने राहत की सांस ली। भयानक रूनों द्वारा उत्सर्जित दबाव आखिरकार चला गया था, जिससे उसका दिमाग शांत हो गया। हालांकि उनके कारण होने वाला सिर दर्द कुछ और समय तक बना रहने वाला था। सनी फर्श पर बैठ गया और अपनी कंटी को रगड़ा। आह, मेरा सिर! लेकिन दर्द के बावजूद वो उत्साहित था। उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। चेन्ड आइल्स, जहां वो फंसा हुआ था, कभी आशा के डेमन का राज्य था, और आइवरी टॉवर, जो अब आकाश में तैर रहा था, उसका महल था, और ऑब्सिडियन टॉवर, जहां वो अभी बैठा था, अंडरवर्ल्ड के राजकुमार का था। ये दोनों डेमन्स, वे क्या रिश्ता साझा करते थे? क्या वे दोस्त थे, दुश्मन, या कुछ और? तथ्य यह है कि अंडरवर्ल्ड के राजकुमार ने अपने टॉवर को आइवरी टॉवर से जोड़ा था। यह बताता है कि उनके बीच कुछ संबंध था। शायद वे सहयोगी थे, सूर्य देव के खिलाफ। यह एक बहुत बड़ा विचार था। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि प्राचीन इतिहास में एक युद्ध हुआ था, देवताओं और डेमन्स के बीच युद्ध, और उस युद्ध के निशान अभी भी दुनिया में मौजूद थे। सनी ने सोचा कि क्या वो कभी पूरी कहानी जान पाएगा, लेकिन अभी के लिए उसके पास चिंता करने के लिए अधिक तत्काल चीजें थी, जैसे कि उस मेहराब को सक्रिय करना और यहां से निकलना। वो खड़ा हुआ और मेहराब के पास गया। ठीक है, चलिए ये करते हैं। उसने अपनी याददाश्त में उन रूनों को ताजा किया जो उसने अभी देखे थे, और फिर मेहराब के रूनों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या वे किसी तरह जुड़े हुए थे? उसने ध्यान से देखा, और हां, समानताएं थी। मेहराब पर रून स्थान और यात्रा के बारे में बात कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में, और पुल के बारे में। मॉडरेट सही था, ये एक पुल था। सनी ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, दैवी आग, मेरे पास वो है। उसने क्रूल साइड को बुलाया और काम पर लग गया। चैप्टर 455। उस शानदार पगोड़ा में कोई भी डेमन वास्तव में नहीं रहता था। यह उसका घर नहीं था, बस एक स्टेशन था जिसे उसने आग के समंदर में बनाया था, जो उस समय बहुत बड़ा था। दैवीय आग के कुछ हिस्से को इकट्ठा करने के लिए उसे इसकी आवश्यकता क्यों थी, यह सनी को नहीं पता था, लेकिन उसे संदेह था कि अभिमानी डेमन या तो अपने उद्देश्य में सफल हो गया था या असफल हो गया था, और इसीलिए उसने अंततः ऑब्सिडियन टॉवर को छोड़ दिया और सील कर दिया, जो फिर हजारों वर्षों तक वीरान रहा। और उस समय के दौरान किसी बिंदु पर अननोन का एक और बच्चा थोड़े समय के लिए यहां आया था। हालांकि उनका उद्देश्य बहुत अलग था। यह रहस्योद्घाटन आया और चला गया। उसके दिमाग में एक सवाल जल रहा था, जिसका उस दूर के अतीत से कोई लेना देना नहीं था। यह बहुत अधिक आवश्यक था। सनी ने मांस का एक और टुकड़ा निगला और लापरवाही से पूछा, दैवीय आग की फसल? बहुत दिलचस्प। क्या इसीलिए तुम भी यहां आना चाहते थे, या क्या मॉडरेट किसी और चीज के पीछे था? क्या किसी और चीज के पीछे था? खोया हुआ राजकुमार हंसा। नहीं, वास्तव में नहीं। वास्तव में मुझे शुरू से ही ऑब्सिडियन टॉवर में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। सनी ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे तो तुम इसे क्यों ढूंढना चाहते थे? मॉडरेट ने आह भरी। एक लंबे विराम के बाद उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज अंधेरी और दबी हुई भावनाओं से भरी थी। मैं जिस चीज में दिलचस्पी रखता था वो नकल नहीं थी, बल्कि असली थी। आइवरी टॉवर दोनों को किसी तरह से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि कोई उस कनेक्शन को ढूंढ लेता है तो वे शायद क्रशिंग के पार पहुंचने और स्वर्गीय द्वीप पर पैर रखने में सक्षम हो सकते हैं। इस रहस्योद्घाटन ने सनी को सोचने के लिए बहुत कुछ दिया था। होलो माउंटेन्स में बहुत सारा पत्थर था, लेकिन एबोनी टॉवर के आसपास सचमुच कुछ भी नहीं था। लेकिन अतीत के बारे में क्या? उस समय इसके आसपास बहुत कुछ क्या था जब अंडरवर्ल्ड का राजकुमार नीचे वाले आसमान में रहता था?
उसने अपने जादुई इंजनों को चलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया होगा? आखिरकार यह पगोड़ा दैवीय आग को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। सिरदर्द को आखिरकार कम होते हुए महसूस करते हुए सनी खड़ा हुआ और मेहराब के पास गया। फिर उसने क्रूल साइट को बुलाया, डार्क मिरर एट्रीब्यूट को सक्रिय किया और उसमें अपना सार डाला। चांदी की ब्लेड को चमकदार सफेद रोशनी से भरते हुए देखा। फिर वो एक पल के लिए हिचकिचाया और उदास भाले की नोक को ठंडे काले पत्थर से हल्का सा दबाया। तुरंत ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में बाढ़ के द्वार खुल गए हों। छाया का सार क्रूल साइट में प्रवाहित हुआ और इसके माध्यम से दैवीय आग मेहराब में प्रवाहित हुई। सनी लड़खड़ाया। बस कुछ ही सेकंड में उसका सारा सार खर्च हो गया। हालांकि पोर्टल नहीं खुला, हॉल में कुछ बदल गया। हालांकि ऑब्सिडियन मेहराब को घेरे हुए रूनों का चक्र कमजोर टिमटिमाती रोशनी के साथ चमकने लगा। वो रोशनी मंद थी और मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन वो निस्संदेह वहां थी। सनी लंबे समय तक रूनों को घूरता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान दिखाई दी। बिंगो, ये काम कर रहा था। उसे बस इसे और अधिक खिलाना था, और अधिक आग। लेकिन समस्या ये थी कि उसका सार खत्म हो गया था। उसे इसे फिर से भरने की जरूरत थी और इसमें समय लगने वाला था। कोई बात नहीं, सनी ने खुद से कहा, मेरे पास समय है, ढेर सारा समय। वो मेहराब के पास फर्श पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। वो इंतजार कर सकता था। वो यहां हफ्तों से फंसा हुआ था। कुछ और दिन कोई मायने नहीं रखते थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास अब एक रास्ता था, एक बाहर निकलने का रास्ता और एक मंजिल, आइवरी टॉवर, असली वाला, जहां आशा का डेमन कभी रहता था और जहां शायद उसका अपना भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने अपनी परछाइयों को अपने चारों ओर लपेट लिया। वो घर जा रहा था। चैप्टर 456। अगले कुछ दिनों तक सनी की जिंदगी काफी एकरस हो गई थी। वो अपने सोल सरपेंट की कुंडलियों के माध्यम से शैडो एसेंस को प्रवाहित करते हुए ध्यान करता ताकि उसकी रिकवरी की गति बढ़ सके। फिर उस एसेंस को ऑब्सिडियन मेहराब में डालता और फिर इस प्रक्रिया को दोहराता। हर चक्र के साथ पोर्टल को घेरने वाले रून और अधिक चमकदार होते गए। पोर्टल धीरे धीरे जीवित हो रहा था, जिससे सनी के अंदर इतनी तीव्र उम्मीद भर गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसे कोई संदेह नहीं था कि वो मेहराब को सक्रिय करने में सक्षम होगा और फिर वो आइवरी टॉवर जाएगा, वापस चेंड आइल्स पर उतरने का कोई रास्ता खोजेगा किसी तरह और वास्तविक दुनिया में लौट आएगा और एक नया फ्रिज खरीदेगा और उसे हर तरह के खाने से भर दूंगा। एबोनी टॉवर के सबसे ऊपरी स्तर के पत्थर के फर्श पर बैठे हुए सनी ने कोवेटस कॉफर को देखा, जो पास में खड़ा था, एक नाराज अभिव्यक्ति के साथ। वो अच्छी तरह जानता था कि वहां कोई मांस नहीं बचा था या किसी भी तरह का भोजन नहीं था। किसे पता था कि वो एक दिन मॉडर्न मिमिक के उस घिनौने मांस को भी याद करेगा। मुझे लगता है कि कभी नहीं कहना चाहिए। सनी शैडो एसेंस को पूरी तरह से फिर से भरने के करीब था, इसलिए उसके विचार भटकने लगे। बोरियत के मारे उसने सोल सी में गोता लगाया, कुछ समय के लिए परछाइयों को घूरा, फिर इधर उधर टहला, फिर अपनी कुछ मेमोरीज को बुलाया और उनके विवरण को 7 बार पढ़ा, फिर अपने शैडो कोर्स के काले सूर्यों को देखा, फिर थोड़ा और टहला, फिर कुछ अन्य मेमोरीज को बुलाया। बोरिंग, कितना बोरिंग है। थोड़ी देर बाद आखिरकार किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। ये एक साधारण मेमोरी थी, एक लोहे की अंगूठी जिसे प्रॉलिंग थॉर्न कहा जाता था। सनी ने उसे उठाया और जिज्ञासा से उसका अध्ययन किया। ये क्या है? अंगूठी की सतह के नीचे हीरे के धागों का एक जटिल जाल था। यह मेमोरी का वीव था, उसका स्पेल वीव, लेकिन यह अलग लग रहा था। पहले सनी केवल वीव को धुंधला देख सकता था, लेकिन अब वो हर एक धागे को स्पष्ट रूप से देख सकता था, और न केवल देख सकता था बल्कि उसे महसूस भी कर सकता था। उसने अपनी उंगली से एक धागे को हल्का सा स्पर्श किया। धागा उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया करते हुए कांप उठा। सनी की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या है? उसने अपनी उंगली को थोड़ा और दबाया
और धागा थोड़ा मुड़ गया। सनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं इसे बदल सकता हूं? बोन वीव, ये केवल उसकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए नहीं था, ये उसे वीव के साथ बातचीत करने की क्षमता दे रहा था। ये एक अविश्वसनीय खोज थी। अगर वो मेमोरीज के वीव को बदल सकता था, तो वो उन्हें संशोधित कर सकता था, उन्हें बेहतर बना सकता था, या शायद अपनी खुद की मेमोरीज बना सकता था। लेकिन अभी के लिए यह बहुत खतरनाक था। अगर उसने गलती की तो वो मेमोरी को नष्ट कर सकता था। इसलिए सनी ने सावधानी से अंगूठी को वापस रख दिया। मैं इसे बाद में आजमाऊंगा। अभी के लिए उसके पास अधिक महत्वपूर्ण काम था। उसका शैडो एसेंस पूरी तरह से भर गया था। सनी वास्तविक दुनिया में वापस आया और मेहराब के पास खड़ा हो गया। चलो ये करते हैं। उसने क्रूल साइड को बुलाया, उसे दैवीय आग से भर दिया और फिर भाले की नोक को मेहराब से स्पर्श किया। इस बार प्रतिक्रिया तत्काल और जबरदस्त थी। रून एक अंधी कर देने वाली रोशनी के साथ जल उठे। मेहराब के अंदर का भंवर तेजी से घूमने लगा और फिर एक स्थिर चमकदार पोर्टल में बदल गया। सनी हंसा। हां, आखिरकार। उसने सैंड को अपने पास बुलाया और कोवेटस कॉफर को वापस भेज दिया। फिर वो पोर्टल के सामने खड़ा हो गया। दूसरी तरफ उसे हरी घास, नीला आसमान और एक सफेद टॉवर दिखाई दे रहा था। ये एक सपना जैसा लग रहा था, लेकिन सनी जानता था कि ये असली था। उसने एक गहरी सांस ली और पोर्टल में कदम रखा। अलविदा ऑब्सिडियन टॉवर, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी। और इसके साथ ही वो गायब हो गया। चैप्टर 457। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाने की इच्छा को दबा दिया। उसके पैरों के नीचे नरम घास थी और उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी थी। हवा ताजी और साफ थी और उसमें फूलों की खुशबू थी। ये स्वर्ग जैसा था। मैं बच गया, मैं सच में बच गया। वो घास पर गिर गया और हंसा। ये एक पागलों वाली हंसी थी जो राहत और अविश्वास से भरी थी। वो अब उस अंधेरे खाली जगह में नहीं था। वो अब उस भयानक गर्मी और ठंड में नहीं था। वो वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद सनी शांत हो गया और बैठ गया। उसने चारों ओर देखा। वो एक छोटे से द्वीप पर था जो आकाश में तैर रहा था। द्वीप सफेद संगमरमर के टुकड़ों से घिरा हुआ था और उसके केंद्र में आइवरी टॉवर खड़ा था। ये ऑब्सिडियन टॉवर की तरह ही था, लेकिन काला और अशुभ होने के बजाय ये सफेद और चमकदार था। ये इतना सुंदर था कि इसे देखना लगभग दर्दनाक था। सनी ने आह भरी। कितना सुंदर है। उसने सेंट को बुलाया। सेंट, इसे देखो। वो खामोश दानव उसके बगल में प्रकट हुई और टॉवर को घूरने लगी। उसकी लाल आंखों में कुछ चमक रहा था। ये वही जगह है ना, जहां तुम्हारा निर्माण हुआ था? सेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सनी को लगा कि वो सही था। ये उसका घर था। सनी खड़ा हुआ और टॉवर की ओर चला। रास्ते में उसने एक सुंदर गजेबो देखा। उसके अंदर एक सफेद पत्थर का मेहराब था, जो ऑब्सिडियन टॉवर वाले मेहराब जैसा ही था, लेकिन यह खाली था। पोर्टल बंद हो चुका था। तो ये कनेक्शन था। सनी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो टॉवर के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। ये एक शारीरिक खिंचाव नहीं था, बल्कि एक मानसिक खिंचाव था, जैसे कि टॉवर के अंदर कुछ उसे बुला रहा हो। ये क्या है? सनी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने कंधे उचका दिए। वो इतनी दूर आ गया था, अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो टॉवर के विशाल सफेद द्वारों के पास पहुंचा। वे थोड़े खुले हुए थे, जैसे कि किसी का इंतजार कर रहे हों। सनी ने एक गहरी सांस ली और द्वारों को धक्का दिया। वे बिना किसी आवाज के खुल गए और सनी ने अंदर कदम रखा। चैप्टर 458। सनी जम गया, फिर एक सावधानी भरा कदम पीछे लिया और महान हॉल की दीवारों को घूरा। इस बार मॉडर्न का समय बिल्कुल सही था। ऐसा नहीं था कि सनी ने अंधेरे के उस द्रव्यमान के बहुत करीब जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने शायद उस खतरे को कम करके आंका था जो वो पेश करता था। सच कहूं तो उसे लगा कि वो पूरी तरह से सीधा नहीं सोच रहा था।
ऐसा नहीं था कि उसने नियंत्रण खो दिया था, लेकिन टॉवर के बाहर उसने जो अजीब खिंचाव महसूस किया था वो यहां बहुत अधिक मजबूत था, जो उसके दिमाग पर एक सूक्ष्म प्रभाव डाल रहा था। सनी तनाव में आ गया और उस धड़कते हुए अंधेरे की दरार को देखा। फिर महसूस किया कि खिंचाव उन बेड़ियों से निकल रहा था जो इसका स्रोत थी। क्यों? वो चीज क्या है? खोया हुआ राजकुमार कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर आह भरी, मैं वास्तव में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। सनी ने पलकें झपकाई। ये वो जवाब नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। क्या? इसका क्या मतलब है? मॉर्डेंट ने अपनी आवाज में थोड़े संदेह के साथ उत्तर दिया। कुछ खास नहीं, बस बात यह है कि तुम्हारे बारे में कुछ चीजें एक निश्चित पृष्ठभूमि का सुझाव देती है, लेकिन फिर उतने ही विरोधाभास भी है। क्या तुम नहीं जानते कि सीड ऑफ नाइटमेयर कैसा दिखता है? सनी पीछे कूदा, फिर सावधानी से झिलमिलाते अंधेरे के द्रव्यमान को फिर से देखा। तो वो एक सीड ऑफ नाइटमेयर था, स्पेल की एक घिनौनी अभिव्यक्ति जो ड्रीम रिलम में बढ़ती थी और अंत तक खिलती थी। नाइटमेयर क्रिएचर्स के प्रवेश के लिए वास्तविक दुनिया में एक गेट खोलती थी। वह चीज जिसे अवेकन को ढूंढना था और उसके भीतर मौजूद नाइटमेयर को चुनौती देकर नष्ट करना था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये इतना मानसिक दबाव डाल रहा था। तो ये एक गेट है, 5वीं श्रेणी का गेट, या उससे भी अधिक? मॉर्डेंट हंसा। नहीं नहीं, ये अभी भी एक बीज है, ये पूरी तरह से खिला नहीं है। लेकिन हां, अगर तुम इसमें प्रवेश करते हो तो तुम एक नाइटमेयर में प्रवेश करोगे। सनी ने उस भयानक अंधेरे को देखा। कौन सा नाइटमेयर? दूसरा नाइटमेयर, बिल्कुल। अगर तुम इसे जीत लेते हो तो तुम एक मास्टर बन जाओगे। सनी का दिल जोर से धड़कने लगा। मास्टर, ये हर अवेकन का सपना था। शक्ति, सम्मान और स्वतंत्रता, लेकिन यह खतरनाक भी था, बहुत खतरनाक। और अगर मैं हार गया तो तुम मर जाओगे, या इससे भी बदतर, तुम एक नाइटमेयर क्रिएचर बन जाओगे। सनी सिहर उठा। धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी मरने का कोई शौक नहीं है। बुद्धिमान निर्णय, खासकर तब जब यह कोई साधारण नाइटमेयर नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये बीज, ये उन जंजीरों से बना है जिन्होंने कभी आशा को बांधा था। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि उस नाइटमेयर में क्या छिपा है? क्या राज, क्या खतरे? सनी ने साथ टूटी हुई जंजीरों को देखा। आशा का डेमन, उसे यहां कैद किया गया था, अपने ही टॉवर में, और वो किसी तरह भाग निकली थी। तो ये नाइटमेयर उसकी कहानी बताएगा? शायद, या शायद ये उसकी कैद की कहानी बताएगा, या उसके पागलपन की। मॉर्डेन की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। सोचो सनी, तुम क्या सीख सकते हो? तुम क्या प्राप्त कर सकते हो? सनी ने सोचा, ये एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन जोखिम भी बहुत बड़ा था। वो अभी तक तैयार नहीं था। नहीं, अभी नहीं। उसने सीड ऑफ नाइटमेयर से अपनी नजर हटा ली। मुझे बस घर जाना है। मॉर्डेंट ने आह भरी। बोरिंग। लेकिन फिर उसने कुछ और कहा। वैसे अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो तुम्हें क्रशिंग से बचना होगा। क्रशिंग? वो क्या है? ये वो दबाव है जो किसी भी जीवित चीज को कुचल देता है, जो बिना अनुमति के आइवरी टॉवर के पास जाने या छोड़ने की कोशिश करती है, सिवाय इसके कि अगर उनके पास सही चाबी हो। और वो चाबी क्या है? एक ऑब्सिडियन चाकू, जो नॉक्टिस के अभयारण्य की सफेद वेदी पर पाया जाता है। चैप्टर 459। आशा खुद। सनी ने 7 जंजीरों को घूरा, उनके क्रूर रूप और 7 रून अंकित बेड़ियों के विकृत फटे हुए अवशेषों में नया अर्थ ढूंढते हुए। तो सूर्य देव का क्रोध केवल उसके राज्य को नष्ट करने से शांत नहीं हुआ था, वो एक कदम आगे बढ़ गया था। आशा के डेमन को उसके नष्ट किए गए डोमेन के केंद्र में बांध दिया था। कितने समय के लिए? और अंत में वह कैसे भाग निकली? उसने अपना सिर टेढ़ा किया। तो आशा का डेमन यहां जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मॉर्डेंट ने अपनी आवाज में आश्चर्य के संकेत के साथ उत्तर दिया। तुम डेमन्स के बारे में जानते हो? सनी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत। मैं क्यों नहीं जानूंगा? हालांकि सच कहा जाए तो उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, यहां तक कि ड्रीम रिलम के शोधकर्ताओं के बीच भी। तो जिस शासक के बारे में तुमने मुझे बताया था,
वो डेमंस में से एक था, एक छोटा देवता। मॉर्डेंट थोड़ी देर चुप रहा, फिर उदासी से कहा, हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि वे दो शब्द वास्तव में एक साथ चलते हैं। हालांकि मैं ये भी नहीं जानता कि आशा ने प्रकाश के भगवान के क्रोध को अर्जित करने के लिए क्या किया था। हालांकि मैं जानता हूं कि ये 7 जंजीरें ही हैं जो चेंड आइल्स को नीचे वाले आसमान में गिरने से रोके हुए हैं। सनी ने अपनी भौहें उठाई। क्या? खोया हुआ राजकुमार आह भरी। लोग सोचते हैं कि कई स्वर्गीय जंजीरें सभी द्वीपों को जोड़ती हैं, लेकिन वास्तव में केवल 7 है, और तुम उनकी जड़ों को देख रहे हो, या बल्कि केवल 7 थी। आइवरी टॉवर के मुक्त होने के लिए उनमें से प्रत्येक को तोड़ा जाना था। बिल्कुल। तो अब द्वीप केवल उन जंजीरों के टुकड़ों से जुड़े हुए हैं जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताने की उनकी दिव्य प्रकृति को बरकरार रखते हैं। सनी ने फर्श से उगने वाले विशाल कड़ियों के टूटे हुए, मुड़े हुए धातु को देखा। तो ये वो जगह है जहां से ये सब शुरू हुआ। तो आशा भाग गई। और इन जंजीरों का क्या? वे सीड ऑफ नाइटमेयर में कैसे बदल गई? आशा का पागलपन, उनका दर्द, उनकी इच्छा, ये सब यहां केंद्रित था। हजारों सालों तक ये इतना शक्तिशाली था कि इसने वास्तविकता को ही विकृत कर दिया। और जब स्पेल आया तो इसने उस शक्ति को एक बीज में बदल दिया। सनी ने झिलमिलाते अंधेरे को देखा। ये समझ में आता था। तो उस ऑब्सिडियन चाकू के बारे में, वो मुझे कहां मिलेगा? नॉक्टिस का अभयारण्य, ये पूर्व में है, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें पहले यहां से निकलना होगा। और यहां से निकलने के लिए मुझे क्रशिंग से बचना होगा, जिसके लिए मुझे चाकू चाहिए। ये एक चक्र है। मॉर्डेंट हंसा। नहीं, नहीं, तुम्हें चाकू की जरूरत तब पड़ेगी जब तुम नाइटमेयर को चुनौती दोगे, या जब तुम इस द्वीप को छोड़ोगे। तो मैं अभी फंस गया हूं। जरूरी नहीं, एक और तरीका है। क्या? कूद जाओ। सनी ने उसे अविश्वास से देखा। कूद जाओ? क्या तुम पागल हो? नहीं, आइवरी टॉवर आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु है। इसके नीचे चेंड आइल्स है। अगर तुम कूदते हो और अपनी डार्क विंग का उपयोग करते हो तो तुम नीचे के द्वीपों में से एक तक पहुंच सकते हो। सनी ने विचार किया। यह जोखिम भरा था, बहुत जोखिम भरा। लेकिन ऑब्सिडियन टॉवर से कूदने की तुलना में, जहां नीचे केवल आग और मौत थी, यहां कम से कम नीचे जमीन थी, और उसके पास डार्क विंग थी। और क्रशिंग का क्या? ओह, वो केवल टॉवर के तत्काल आसपास के क्षेत्र में है। एक बार जब तुम एक निश्चित दूरी पार कर लेते हो तो तुम सुरक्षित हो। सनी ने राहत की सांस ली। ठीक है, तो मुझे बस कूदना है। हां, बस कूदना है। सनी ने सीड ऑफ नाइटमेयर को एक आखिरी नजर दी। मैं वापस आऊंगा एक दिन, मुझे यकीन है कि तुम आओगे। सनी मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। बाहर सूरज चमक रहा था, हवा तेज थी। वो द्वीप के किनारे पर गया और नीचे देखा। बादलों के नीचे बहुत दूर उसे छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे थे। चेंड आइल्स, उसका घर। अभी के लिए ठीक है। सेंट, तैयार हो? सेंट ने अपना सिर हिलाया। सनी ने एक गहरी सांस ली। तो चलो चले, और उसने छलांग लगा दी। चैप्टर 460। सनी काफी देर तक जंजीरों के हॉल में रहा, सीड ऑफ नाइटमेयर और उसमें व्याप्त झिलमिलाते अंधेरे को देखता रहा। फिर वो बाहर चला गया। विचारों से भरा हुआ सनी मरे हुए ड्रैगन के जबड़ों के बीच से गुजरा और धीरे धीरे झील की ओर बढ़ा। वहां वो पत्थर की बेंच पर बैठ गया और एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ पानी को घूरता रहा। हवा ने उसके चेहरे और उसकी पीली त्वचा को हल्के से सहलाया, उन कुछ बचे हुए घावों को शांत किया जो उसे नीचे वाले आसमान में मिले थे। सेंट चुपचाप उसके पास खड़ी थी। उसकी सुंदर गोमेद आकृति झील के साफ पानी में दिखाई दे रही थी। उसके होठों से एक भारी आन निकली। मैं लगभग घर पर हूं। एक महीने से अधिक समय पहले वो शिपवरेक आइलैंड का पता लगाने और रहस्यमय नॉक्टिस द्वारा छोड़े गए खजाने के ठिकाने के बारे में सुराग खोजने के लिए एक अभियान पर निकला था। उसने केवल एक सप्ताह के लिए जाने की योजना बनाई थी। उसने खजाना पाया, लेकिन साथ ही 2 डेविल से लड़ा और उन्हें हराया, एक फॉलन और एक एसेंडेड। इस प्रक्रिया में 2 शक्तिशाली मेमोरीज प्राप्त की। उसके बाद
उसने एक दैवीय मुखौटे की आंखों से किस्मत की टेपेस्ट्री को देखा और एक अनंत रसातल में डूब गया। उसने शून्यता के समुद्र में गिरते हुए कई सप्ताह बिताए, केवल उसकी गहराइयों में आग के एक महासागर से मिलने के लिए। आग की दूसरी तरफ एक प्राचीन डेमन द्वारा बनाया गया एक काला टॉवर था और उसमें एक देवता का कटा हुआ हाथ था जो एक भयानक सड़न से भस्म हो गया था। वहां सनी ने वीवर की उंगली की एक हड्डी निगल ली और उनकी वंशावली का दूसरा भाग प्राप्त किया। उसके बाद उसने टॉवर को सक्रिय किया, ऑब्सिडियन टॉवर से आइवरी टॉवर तक यात्रा की और अब वो यहां था। क्या यात्रा रही है? सनी ने अपना सिर हिलाया। वो थक गया था, लेकिन वो खुश भी था। उसने नीचे देखा। द्वीप के किनारे से वो नीचे की दुनिया को देख सकता था। चेन्ड आइल्स वहां थे, बादलों के बीच तैरते हुए। वे बहुत दूर थे, लेकिन पहुंच से बाहर नहीं थे। तो मुझे बस कूदना है। हाँ, सनी ने सेंट की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है? सेंट ने उसे एक खाली नजर दी। सही, मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। सनी खड़ा हो गया। ठीक है, अब और इंतजार नहीं। वो द्वीप के किनारे तक चला गया। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। नीचे दुनिया एक नक्शे की तरह फैली हुई थी। सनी ने एक गहरी सांस ली। 1, 2, 3 और उसने छलांग लगा दी। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। वो तेजी से और तेजी से गिर रहा था। आइवरी टॉवर उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु बन गया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गिरने के एहसास का आनंद लिया। ये ऑब्सिडियन टॉवर से गिरने जैसा नहीं था। वहां डर और अनिश्चितता थी। यहां केवल स्वतंत्रता थी। जब वो काफी नीचे आ गया तो उसने अपनी आंखें खोली। डार्कविंग, उसकी पीठ पर पारदर्शी पंख फैल गए। हवा ने उन्हें पकड़ लिया और सनी का गिरना एक ग्लाइड में बदल गया। वो हवा में तैर रहा था, एक पक्षी की तरह। ये अद्भुत है। वो हंसा, खुशी से चिल्लाया। उसने नीचे देखा और एक द्वीप चुना। ये एक बड़ा द्वीप था जिसमें जंगल और पहाड़ थे और बीच में धुआं। हाँ, धुआं था। कोई वहां आग जला रहा था। लोग। सनी ने अपनी दिशा बदल दी और धुएं की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आया, उसे आकृतियां दिखाई देने लगी। वे अवेकन थे। वे आग के चारों ओर बैठे थे। सनी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो चुपचाप नीचे उतरा और लोहे के विशाल हाथ की तर्जनी उंगली पर लैंड किया जो द्वीप के केंद्र में थी। वो थोड़ा लड़खड़ाया, अपना संतुलन बनाया और अवेकन के समूह की ओर मुड़ा जो एक नाचते हुए अलाव के चारों ओर बैठे थे और मुंह खोलकर उसे घूर रहे थे। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। आह, शुभ दिन साथी इंसानों, कहो। उसकी आंखों में पागलपन की तीव्रता दिखाई दी। सनी ने अपने होठों को चाटा और कर्कश आवाज में पूछा, क्या वो भोजन है जिसे मैं तुम्हारी आग पर भूनते हुए देख रहा हूं? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।